माइक्रोस्कोपी के क्वेश्चंस करके ये अंदाजा हो गया कि भाई ये क्वेश्चन जो है एक सर्टेन पैटर्न पर आते हैं और उसमें कहाँ पर स्कोरिंग करनी है, कहाँ पर मार्क्स कटते हैं, ये सारी बातें हमने आपके साथ की। अब मेरे बच्चों, अगर मैं आपको स्क्रीन पर ले चलूं, जो मैंने एटीपी की पहली क्लास ली थी, ब्रीफिंग दी थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि बेटा एक क्वेश्चन तो डायग्राम या माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम बात कर चुके। ये ना पूरा आइडिया बस आपको होना चाहिए और थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। थ्योरी जिसको अच्छे से आती है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसको अच्छे से आते हैं, और फिर जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ, देने लगा हूँ, वो आपके जहन में है, तो इंशाल्लाह आप एटीपी में आराम से ए स्कोर कर लेंगे। और अगर थ्योरी में गड़बड़ है तो फिर सिर्फ एटीपी प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बायोलॉजी के एटीपी में थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो चीजें अदर देन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, उनकी रिवीजन या उनके बारे में गाइडेंस मैं आपको बहरहाल दे दूंगा। हम क्लास में भी नोट्स लिख रहे हैं और इसके अलावा मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा ताकि बिफोर द एग्जाम रिवीजन करने में आसानी। ठीक है जी। तो डायग्राम और माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड हमने एक सेक्शन जो कि तकरीबन हर साल मुस्तकिल आ रहा है, कॉन्स्टेंटली आ रहा है, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया। अब आज के सेशन में हम आपको फूड टेस्ट के बारे में, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आमतौर से देखो, असल में क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग या एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग का क्वेश्चन होता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग या एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग। तो आज के क्लास में हम आपको वो समझाने लगे हैं जो आपको एक जनरल ब्रीफ है एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग को लेकर। और ये प्लानिंग के स्टेप्स आपको फिजिक्स में भी काम आएंगे, ये बायोलॉजी में भी काम आएंगे, ये केमिस्ट्री में भी काम आएंगे, क्योंकि आप याद रखिए प्लानिंग का क्वेश्चन इससे पहले था नहीं। बायोलॉजी में तो पहले भी आता था, केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्लानिंग का क्वेश्चन पहले नहीं था, पिछले सालों में एडेड नहीं था, 2 साल पहले ऐड हुआ है, 2020 से, 2020 से ऐड हुआ है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग ऐसा पार्ट है जो बच्चों को बहुत ज्यादा बॉदर करता है अगर आपने उसके बारे में ढंग से बात नहीं की हुई है। हालांकि एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग जो है वो आपके सिलेबस के ही किसी टॉपिक से आती है, लेकिन उसको प्लान कैसे करना है इन अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, वो आपको पहले से अंदाजा होना चाहिए, ताकि आप उस वक्त बेखतर होकर, विदाउट टेकिंग एनी ह्यूज रिस्क, आसानी से प्लानिंग कर सकें। तो बेसिकली ये जो 2 टॉपिक्स हैं एक्सपेरिमेंट, इनसे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। पहले मैं आपको फूड टेस्ट बताऊंगा कि अगर हमें फूड टेस्ट करना हो तो उसके लिए कौन से फूड टेस्ट हैं और उसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं और क्या ध्यान रखा जाता है, ये बताएंगे आपको और लिखवाते भी जाएंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग इन जनरल कैसे की जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे, ब्रीफ करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग करते हुए किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, किन चीजों को करने से मार्क्स मिलेंगे और किन चीजों को करने से मार्क्स कट जाएंगे, इसके बारे में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। और फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग के सैंपल्स भी मैं आपको करवाऊंगा, सैंपल 2-3, और 2-3 करके मैंने तकरीबन 11-12 एक्सपेरिमेंट जो पास्ट पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हुए हैं वो मैंने अलग किए हैं। देखो, जो मैं एक्सपेरिमेंट लोगों को प्रैक्टिकली भी कराऊंगा वो इसलिए होंगे ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाए, बेहतर आइडिया मिल जाए। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जिनको केमिस्ट्री फिजिक्स में अगर एटीपी कर लिए हैं, मास वगैरह, मास आपको अंदाजा होगा कि केमिस्ट्री में भी या जो है ना फिजिक्स में भी प्लानिंग का क्वेश्चन है, तो वहां पर भी क्या होता है कि स्पेसिफिक टॉपिक है, टीचर आपको वो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपको प्लान लिखवा देता है, और फिर उस आइडिया को फॉलो करते हुए अगर उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आता है तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट को जो है वो अप्लाई कर पाते हैं। तो कुछ इस तरह की सिनेरियो इंशाल्लाह ताला रहेगी। अल्लाह के इजाज़त से उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, सर सारी जी बेटा बोलें। सर मैंने काफी पास्ट पेपर P6 के ऐसे देखे हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ और सिर्फ ये उसके रिलेटेड फूड टेस्ट के रिलेटेड या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या अदर प्रोसीजर्स के रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग के वो करते हैं, टेस्ट करवाते हैं हमसे। तो नहीं, इसके अलावा कोई और चीज होती है जिसपे ये हमें जी एक्सपेरिमेंट जानू होती बेस्ड? है, वरना मेरी जरूरत क्या होती तो जी जी बेटा, बिल्कुल होती है। असल में इस साल से ज्यादा हो जाएगी ना, वो जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म याद है,
होम्योस्टेसिस में जी सर। जी जर्मिनेशन, सर। ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, या ट्रांसपिरेशन, फोटो यूज ऑफ फोटोमीटर, ये सब चीजें हैं। आपको बस ये देखो भाई, आपको क्या करना है, जो मैं करा रहा हूँ वो तमीज से करना है बस, वो आपको आना चाहिए, और उससे रिलेटेड बातें आपको बताऊंगा। नोट्स आपको भेज दिए मैंने समराइज ऑलरेडी, अब एटीपी के भी लिख कर रहे हैं, तो वो सब इंशाल्लाह ताला फिर आसानी से हो जाएगा। देखो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे ना, ये टोटल मैक्सिमम आप समझिए आज का सेशन हमारा हो रहा है, एंड वी नीड 2 और 3 मोर सेशंस लाइक दिस, फिर हमारा एटीपी का जो लर्निंग फेज है ना वो पूरा हो जाएगा, देन वी विल बी एबल टू कंप्लीटली सॉल्व अ फुल ईयरली क्वेश्चन। ठीक है, एक पूरा ईयरली, तो 2-3 सेशन का टाइम दे मुझे, इस टाइम के अंदर इंशाल्लाह ताला एटीपी, जब मैं कह दूं कि भाई ये लर्निंग स्किल्स, ये लर्निंग सेट आपको देना था मैंने, अब आप एटीपी ईयरली कर सकते हैं, तो मैं आपको क्लास में भी 1-2 ईयरली करा दूंगा, और फिर जब पेपर 2 और एटीपी के दरमियान गैप आएगा, उसमें हम लोग 4-5 पेपर्स और कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये तो वो होंगे जो मैं करा दूंगा, बाकी आप घर में भी करेंगे, तो एटीपी बहरहाल आसानी से हो जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि बायोलॉजी का जो एटीपी है वो सबसे ज्यादा ईजी होता है। हाँ, अब डिफिकल्ट इसलिए है, डर इसलिए है कि जो नए नए टॉपिक है ना, पहले तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि फूड टेस्ट और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यही 2 चीजें आती थी और बच्चों ने रट्टी भी होती थी, क्योंकि थ्योरी में भी आपने पढ़ा है, आपने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए आपने, तो थ्योरी से रिलेटेड ही होते हैं, ताकि आप आसानी से। लेकिन अब जो है ना, थोड़ा सा इसकी डाइवर्सिटी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा, और बहुत सारे टीचर्स भी परेशान है कि पता नहीं क्या ना आ जाए। तो हम कैसे टारगेट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी एक्सपेरिमेंट रिलेटेड चीजें हैं, 14 टॉपिक्स मैंने अलग किए हुए हैं, 14 टॉपिक्स, और उन 14 टॉपिक में भी एक टॉपिक के अंदर भी मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। तो वो जब हम कर लेंगे, कुछ मैं आपको लिखवा दूंगा, कुछ मैं आपको वैसी भेज दूंगा सॉफ्ट कॉपी में, ताकि आपके पास वो स्किल सेट पूरा हो। उसके बाद इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे नॉलेज को, तो यू विल बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम पॉइंट्स। अगर फुल नहीं स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारे कटेंगे नहीं मार्क्स, अगर अल्लाह ना करे कोई नई चीज भी आ गई तो। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो आज मैग्निफिकेशन से सर रिलेटेड पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। और इसमें एक चीज मैंने आखिर में लिखवाई थी, स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन चूंकि इसी साल ऐड हुई है, तो अभी तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्लाइड प्रिपरेशन के लिए मैंने जो स्टेप्स थे ये आपके सामने लिखे हुए हैं कि ये स्टेप्स आपको स्लाइड प्रिपरेशन में फॉलो करने होते हैं। जिन्होंने सेशन लास्ट वाला लिया है उन्होंने रिकॉर्डिंग में सुना होगा। तो स्लाइड प्रिपरेशन भी आ सकती है कि फला स्पेसिमेन की स्लाइड बनानी है तो कैसे, तो उसके भी स्टेप्स आपके सामने मौजूद है। तो आज हम जो है पहली बात करने जा रहे हैं फूड टेस्ट से रिलेटेड। पहली बात जो आज हम करेंगे बच्चों, वो है फूड टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब जब हम फूड टेस्ट की बात करते हैं तो कौन कौन से फूड है जिनकी बायोकेमिकल टेस्टिंग आपसे पूछी जा सकती है। तो बेटा यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द टेस्ट ऑफ प्रोटीन, presence of proteins. You can be asked about test for fats. You can be asked about test for carbohydrates. 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, आप जानते हैं आपके फूड में, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। ये 3 बेसिक कंपोनेंट आप चैप्टर न्यूट्रिएंट्स में पढ़ते हैं। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रोटीन और फैट का जो टेस्ट है वो तो काफी सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर फर्दर कैटेगरी है। कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास एक कैटेगरी है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को इन जनरल इन कॉमन हम शुगर्स कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी है टेस्ट फॉर स्टार्च की। दूसरी कैटेगरी है टेस्ट फॉर स्टार्च की। तो मालूम हुआ कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर फर्दर 2 तरह की टेस्टिंग है अलग अलग, ठीक है। तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये हमें पता होना चाहिए। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक, फैट्स आर द एनर्जी रिजर्वायर्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बात हम न्यूट्रिएंट में तफसील से पढ़ चुके हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर शुगर्स कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। ये बात पढ़ी है ना भाई? हाँ ना तो बोलते जाओ, सो मत जाना। अल्लाह की वलियों, आवाज जी नहीं सर। पड़ी। सर विटामिन सी का टेस्ट है हमारे सिलेबस में? नहीं बेटा, वो आईजीसीएसई में है, आपकी उसमें नहीं है। वैसे मैं कराऊंगा ओके प्लानिंग, सर। ठीक है। जी तो सर ठीक। तो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, टेस्टिंग नहीं की है। विटामिन सी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल कुछ बात है वो आपको बता देंगे, अलग से प्लानिंग नहीं है विटामिन सी की। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के टेस्ट। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप लैब में मौजूद हैं। ये विजुअल इमेजिनेशन बहुत जरूरी है बेटा। जितने बच्चे विजुअली अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे ना, उनको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा।
अगर विजुअल इमेजिनेशन आपकी अच्छी हो गई। बेटा प्रोटीन के टेस्ट को हम कहते हैं बायोरेट टेस्ट, प्रोटीन के टेस्ट को हम कहते हैं बायोरेट टेस्ट। क्यों कहते हैं बायोरेट टेस्ट? क्योंकि जो रिएजेंट इसके लिए इस्तेमाल होता है प्रोटीन की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए, वो बायोरेट रिएजेंट होता है, बायोरेट केमिकल होता है, इसलिए इस टेस्ट को बायोरेट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, बायोरेट रिएजेंट इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये टेस्ट इंतहाई सिंपल है, इंतहाई सिंपल है। मैं डायग्राम का भी थोड़ा थोड़ा सहारा लूंगा ताकि बात और बेहतर तरीके समझ में आए। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक फैक्ट्री डिश है जिसमें हमारे पास प्रोटीन का कोई वो सैंपल है जिसको टेस्ट करना है। हमें नहीं पता ये प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है, या यूं समझ लीजिए कि हमारे पास दो सैंपल हैं, चलें ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास दो सैंपल हैं, कोई भी सिनेरियो आ सकता है। तो ये भी हो सकता है कि एक सैंपल में टेस्ट करना है कि प्रोटीन है या नहीं है, और ये भी आ सकता है कि भाई दो सैंपल से बताइए किसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हमारे पास ये सैंपल ए है, भाई समझ में आएगा ना तो बोलना पड़ेगा, ये सैंपल ए है और ये सैंपल बी है। ठीक है, और हमें बताना है कि इसमें प्रोटीन किसमें प्रेजेंट है। जैसे प्रैक्टिकल लैब में, आपके तो प्रैक्टिकल है नहीं, लेकिन ए लेवल्स में ये प्रैक्टिकल आता है एएस में कि जनाब वाली दो ऑयल जैसी दिखने वाली चीजें डाल दी जाती हैं आपके सामने। असल में एक ऑयल होता है वेजिटेबल ऑयल, और एक जो है ना वो अंडे की वो होती है सफेदी। अगर आपने अंडा तोड़ा हो कभी, अंडा तोड़ते हैं तो एक तो उसका योक है, योक के अलावा जो पार्ट होता है हल्का सा पेल येलो टाइप का, तो अगर आप वेजिटेबल ऑयल और उसको साथ साथ रख दें तो देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो आपको इस तरह का दो सैंपल दिया हुआ होगा। अब आपसे क्या कहेगा एग्जामिनर? एग्जामिनर कहेगा कि भाई टेस्ट करें प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन को। अब टेस्ट करने में ना मल्टीपल सिनेरियो वो दे सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लैब से रिलेटेड फेमिलियरिटी पैदा करो, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो वो आपसे ये भी कह सकता है कि आप टेस्ट इसका इस्तेमाल करें, टेस्ट ट्यूब्स का, बीकर या टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करें, ये भी कहा जा सकता है। और इसके अलावा एक और सिनेरियो भी आता है, मैं वो भी बता देता हूँ। एग्जामिनर बार बार ये भी कह देता है कि भाई व्हाइट टाइल का इस्तेमाल करें, बस क्योंकि आपने प्रैक्टिकल लैब में कभी गए नहीं ना। अगर लैब में गए होते ना बहुत सारा कुछ तो वैसे ही आसान हो जाता आपके लिए। लैब में गए होते तो बहुत कुछ तो आपको पहले से ही पता होता। तो अब टेस्टिंग को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि भाई जो सैंपल है, सैंपल अगर तो सॉलिड है तो पहले तो आप बेटा इसको सॉलिड सैंपल को इसमें डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में, और इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके इसका सोल्यूशन बना लेंगे। डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके क्या बना लेंगे? सोल्यूशन। लेकिन अगर सोल्यूशन सैंपल ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, याद रखना स्टेप्स को ध्यान में रखना कि जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूं ये स्टेप्स आप लिख सको या नहीं लिख सको। आपको सैंपल गिवन है, अब इस सैंपल में प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन को टेस्ट करना है। एक लाइन का टेस्ट है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यू नीड स्टेप्स, यू नीड स्टेटमेंट्स, यू नीड, याद रखना मेथड आपको हमेशा चाहिए होता है। और मेथड सही है या गलत है कैसे पता चलता है? बेटा मेथड इस तरह होना चाहिए कि अगर आपने मेथड लिखा है तो मैं उस मेथड को पढ़कर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकूं। ये है कसौटी, ये है वो क्राइटेरिया, वो स्केल जिस पर आप ये जज करोगे कि आपका मेथड ठीक है या नहीं। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनना कि आपका मेथड ठीक है या नहीं, इसका अंदाजा आपको किस चीज से होगा कि अगर कोई बंदा, और अक्सर ये जुमला एग्जामिनर लिखता भी है कि भाई आपका मेथड इस तरह का सफिशिएंट होना चाहिए कि कोई और उस मेथड को पढ़कर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सके। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ दो पॉसिबल सिनेरियो हैं कि आपके पास सैंपल जो है वो सॉलिड है या लिक्विड। अगर सॉलिड है तो पहले उसको डिस्टिल्ड वाटर में डालकर, यानी उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल के सोल्यूशन बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर स्टेप्स लिखने हो तो पहला ये है कि अगर सैंपल प्रोटीन सैंपल पाउडर की फॉर्म में है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वल क्वांटिटीज ऑफ सैंपल्स ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, इक्वल क्वांटिटीज लेंगे बेटा ताकि एक्यूरेसी रहे। इक्वल क्वांटिटी सैंपल की लेंगे और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डाल देंगे ताकि वो प्रोटीन, आप जानते हैं पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो वो डिस्टिल्ड वाटर डाल देंगे ताकि सोल्यूशन बन जाए। और अगर ऑलरेडी लिक्विड ही है तो फिर सोल्यूशन वाला स्टेप नहीं होगा, डायरेक्टली हम क्या करेंगे? इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ सैंपल्स इन टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे। यस और नो? सर इसमें हम ये जो एपरेटस यूज करेंगे उसका उसको मेंशन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मेरा बच्चा यहाँ सिंपल टेस्टिंग है, हमने हमारे पास सैंपल गिवन था। अगर पाउडर सिंपल है तो हम क्या करेंगे? टेक इक्वल मासेस ऑफ बोथ द सैंपल इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड इक्वल क्वांटिटीज ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, लिखवाऊंगा ऐड इक्वल क्वांटिटीज ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू मेक सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन बन गया, अब मेरे बच्चे विदाउट फर्दर अडू आप इसमें क्या करेंगे? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बायोरेट एजेंट, आप ड्रॉपर ले लेंगे। ड्रॉपर समझते हो? पैनाडोल, अगर घर में छोटा बहन भाई हो, पैनाडोल सिरप के साथ ड्रॉपर आता है, आप ड्रॉपर ले लेंगे और ड्रॉपर के थ्रू
फ्यू ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप किसके डालेंगे? बायोरेट रिएजेंट के। किसके डालोगे भाई? बायोरेट रिएजेंट के। और बायोरेट रिएजेंट क्या है बेटा? कोई इसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। ये बायोरेट रिएजेंट जो है बेटा ब्लू कलर का सोल्यूशन है। बी फॉर बायोरेट, बी फॉर बायोरेट, बी फॉर ब्लू, इट्स अ ब्लू सोल्यूशन। बी फॉर बायोरेट, बी फॉर ब्लू, इट्स अ ब्लू सोल्यूशन। तो आप बायोरेट रिएजेंट लोगे और इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे बेटा। जैसे ही डालोगे, अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो कलर विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू पर्पल सर। पर्पल और वॉयलेट। ठीक है, बाद दफा डार्क पर्पल होता है, डार्क तो देखने में ब्लैक लग रहा होता है। ठीक है, देखने में बाद दफा ब्लैक भी लग रहा होता है, तो वो ब्लैक नहीं होता। अगर आप उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे तो नजर आएगा कि वो पर्पल कलर है। ठीक है जी, दोबारा सुन लीजिए। तो हमने क्या कहा? सैंपल ए, सैंपल बी, 2 सैंपल थे। आपको बताना था कि भाई प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कहां पर है। तो दोनों को आपने टेस्ट ट्यूब्स में लिया, अलग अलग इक्वल अमाउंट में लिया। अगर सॉलिड था तो आपने जनाबे अली लेकर उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डाला। डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद सोल्यूशन बन गया। फिर इक्वल अमाउंट ऑफ बायोरेट रिएजेंट डाला। बायोरेट रिएजेंट आपको मिलेगा, वो आपने डाला इक्वल अमाउंट या फ्यू ड्रॉप्स, और जनाब इमीडिएटली कलर चेंज आएगा। तो जिस ट्यूब के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा वहां पर कलर चेंज आएगा टू पर्पल और वॉयलेट, और जहां पर नहीं होगा वहां पर कलर विल स्टेज द सेम। दैट जो कलर चेंज होगा दैट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। इसी तरह एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि भाई ये एक व्हाइट टाइल है, इस व्हाइट टाइल पर टेस्ट करें आप। अगर आपको एग्जामिनर ने पाबंद कर दिया है तो जाहिर है फिर टाइल पे टेस्टिंग का तरीका क्या होता है कि बेटा आप व्हाइट टाइल लेते हैं और व्हाइट टाइल पे इस तरह से मार्कर से, परमानेंट मार्कर से एक मार्क बना लेते हैं, और मार्क बनाने के बाद फिर जो सैंपल होता है, सैंपल को आप यहां पर ड्रॉप करते हैं, सैंपल को यहां पर ड्रॉप करते हैं, एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप, जितना इस एरिया के अंदर आ जाए। और उसके बाद फिर उसमें आप दूसरे ड्रॉपर से बायोरेट एजेंट डाल देते हैं। एक से सैंपल डालेंगे और इसी कन्फाइंड एरिया के अंदर, और एक से बायोरेट एजेंट डाल देंगे। सैंपल, बायोरेट। ठीक है, और फिर वही बात है, कलर चेंज का वेट करेंगे। तो जिसमें भी जो है ना वो प्रोटीन प्रेजेंट होगा वहां पर द कलर विल इमीडिएटली चेंज टू पर्पल, डार्क पर्पल और वॉयलेट। कलर विल इमीडिएटली चेंज। ठीक है जी। सर मिक्स कितना अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डालना चाहिए? मेरे बच्चे अभी तो आपको बताया जानू कि आपको स्पेसिफिक अमाउंट, मैं अभी स्टेटमेंट तो 4 दफा रिपीट कर चुका हूँ। इक्वल अमाउंट, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब नॉर्मली कितने की होती है? 3 cm क्यूब की भी होती है, 6 cm क्यूब। अब ये तो नहीं ना टेस्ट ट्यूब मैंने 3 cm क्यूब की ली है, अब उसमें मैं 6 cm क्यूब तो पानी नहीं डालने से रहा। ऑब्वियस सी बात है इसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वांटिटी, अगर आप एक एवरेज पकड़ के देना तो 2 cm क्यूब रखें। ठीक है, 2 cm क्यूब वुड बी द आइडियल वॉल्यूम, वरना टू बी ऑन द सेफर साइड जस्ट से द वर्ड इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, और ये स्टेप्स बार बार हम बाकी टेस्ट में रिपीट करेंगे। तो क्या समझे बेटा, 2 तरीके हैं टेस्ट करने के। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्टिंग हो सकती है, और एक जो है वो टाइल, व्हाइट टाइल। अब ये टाइल वाली बात अगर पता ना होना, फिर आदमी बोलता है पता नहीं टाइल पे क्या करना। तो टाइल पे कुछ भी नहीं करना, टाइल पर एक एरिया मार्क करके वहां सैंपल ड्रॉप करना है, और ड्रॉप करके बायोरेट डाल के वहीं पर ऑब्जर्वेशन ले लेनी है। क्योंकि व्हाइट टाइल पे करने का फायदा ये होता है कि जो कलर होता है बड़ा क्लियर नजर आता है, कलर बहुत ही क्लियर नजर आता है। तो बेटा प्रोटीन की टेस्टिंग खुलासा क्या हुआ? एक लाइन की टेस्टिंग है, कोई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, कोई हीट या कोल्ड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है कि आपके पास जो प्रोटीन सैंपल होगा आप उसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, इक्वल मास या इक्वल वॉल्यूम को, और उसमें फिर इक्वल वॉल्यूम ऑफ बायोरेट रिएजेंट ऐड करेंगे, एंड इमीडिएटली कलर विल चेंज, एंड दैट वुड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। इज दैट क्लियर? जी सर मैं एक एक्सपेरिमेंट देख रहा था, उसमें जो है ये इस टेस्ट ट्यूब वाले में जो है उन्होंने कहा था कि इसके पीछे आप व्हाइट टाइल रखिएगा ताकि जो कलर देख कलर है सकें। हाँ visible वो भी ठीक है। जो देखो, एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट सिनेरियो तो चेंज होंगे ना, तो आपको आइडिया तो हो गया ना। अब आपने पढ़ लिया तो आपको आइडिया हो गया कि भाई करना क्या है। जब आपको ये आइडिया हो गया दैट वुड बी ना, बस यही आइडिया तो करना था। यस सर, ओके। अच्छा, इसमें एक और वैरायटी भी आ सकती है। एक और वैरायटी क्या आ सकती है कि आपको कहता है कि प्रोटीन के 4 सैंपल है, प्रोटीन के 4 सैंपल हैं, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। मान लीजिए एक कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और उससे कम। तो उसमें फिर बताएं कि कैसे आप चेक करेंगे। तो बेटा उसमें भी क्या है कि मान लीजिए कि 4 सैंपल्स हैं, तो आप उनको 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। देखो मैं ये सारे क्या कर रहा हूँ, वेरिएंट्स बता रहा हूँ जो आ सकते हैं। तो ये आपको वर्बली सुनना है और समझने हैं।
ताकि हम देखो हर चीज तो लिख नहीं सकते, लेकिन हम वर्बल डिस्कशन में हर चीज डिस्कस कर लेते हैं और फिर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लिख लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए, और ये जब मैं प्रोटीन की बता रहा हूँ तो ये चीज किसी और के लिए भी आ सकती है कि भाई अब यहाँ तो हमने ये था ना कि सैंपल ए और बी में प्रोटीन है किसमें, तो जिसमें कलर चेंज आया उसमें प्रोटीन है, जिसमें नहीं आया उसमें नहीं है। लेकिन यूं भी हो सकता है कि भाई आपको 4 सैंपल दिए गए हैं और चारों में प्रोटीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग है। मिसाल के तौर पर वी ऑल नो कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, तो आपको मान लो कि एग्जामिनर कहता है 4 सैंपल है अलग अलग एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो अब बताइए किसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, किसमें कम कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो उसका सिनेरियो क्या होगा, तो उसके सिनेरियो में भी बेटा बिल्कुल बेसिक सी मेरे ख्याल है लॉजिक है, अगर आप समझने वाले बच्चे हो तो। कि मिसाल के तौर पर अगर 4 सैंपल में डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास आप चारों सैंपल को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लोगे, यस और नो? चारों सैंपल्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लोगे, चलो 3 सैंपल्स है मान लो टाइम बचाने के लिए, 3 सैंपल्स है, ठीक है। आपको बताना है कि किसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सैंपल ए बी सी 3 प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन है, तो तीनों को आपने लिया और तीनों की इक्वल अमाउंट को टेस्ट ट्यूब में लिया और तीनों में फिर आपने कौन सा रिएजेंट डाला, बोलो? बायोरेट रिएजेंट, बायोरेट सॉल्यूशन। ठीक है, बायोरेट सोल्यूशन डाल दिया आपने, बायोरेट सोल्यूशन डाला आपने। अब चूंकि कॉन्सेंट्रेशन आप जानते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों में पढ़ा है आपने कि कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है और कॉन्सेंट्रेशन जब कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता है। तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर चेंज जल्दी आ जाएगा, यहाँ पर आप क्या मेजर करेंगे, क्योंकि तीनों में प्रोटीन है, कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब है कलर चेंज तीनों में आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको फिर मेजर करना पड़ेगा टाइम टेकन टू कलर चेंज। क्या ख्याल है, टाइम टेकन टू कलर चेंज, यानी आप एक स्टॉप वॉच ले लोगे, स्टॉप वॉच ले लिया और पहले टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपने बायोरेट डाला और स्टॉप वॉच ऑन करके मेजर किया कि कितने देर में कलर चेंज आ रहा है, फिर इसी तरह टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपने जनाब आली मेजर किया कि कितनी देर में आ रहा है कलर चेंज, और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर मेजर किया कि कितनी देर में कलर चेंज आ रहा है। तो जिसके अंदर कलर चेंज जितना क्विक आएगा, कलर चेंज तो वही होगा, पर्पल हो जाएगा, लेकिन जिसके अंदर जितना रैपिड फास्ट कलर चेंज आएगा, इसका मतलब है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा है। मान लीजिए कि यहाँ पर आया कलर चेंज, अल्लाह भला करे 2 सेकंड्स में, यहाँ पर आया 6 सेकंड्स में और यहाँ पर आया 10 सेकंड्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे जल्दी कलर चेंज आया टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, इसका मतलब है सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम टेस्ट ट्यूब बी के अंदर है, उससे जो डाइल्यूटेड है वो टेस्ट ट्यूब सी के अंदर है, और सबसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो है वो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर है। आर वी क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट? यस सर। तो 2 वेरिएंट्स मेरे ध्यान में आते हैं, वो मैं आपको बताया कि भाई एक तो है प्रेजेंस को चेक करना और एक है प्रेजेंस तो है लेकिन उस प्रेजेंस की अंदर कॉन्सेंट्रेशन को चेक करना, तो उसके लिए फिर आपको रिएजेंट वो इस्तेमाल करना होगा। फिर टाइम इज द की जो आप मेजर करेंगे और उससे आप अंदाजा करेंगे कि कहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कहां पर कम है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन टेस्ट। एनी क्वेश्चंस इन दिस पॉइंट, इन दिस कॉन्सेप्ट? बेटा बात समझ में आ गई है? जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रोटीन टेस्ट के बाद फिर हम आ जाते हैं फैट के टेस्ट। अच्छा, ये तीनों टेस्ट पढ़ाने के बाद ना एक और सिनेरियो भी दिमाग में आ गया, वो भी बताऊंगा। फैट का टेस्ट कि भाई किसी फूड में क्वांटिटी ऑफ फैट प्रेजेंट है या नहीं। बेटा इसके लिए जो टेस्ट होता है इसे हम कहते हैं फैट इमल्शन टेस्ट। बहुत आसान सा टेस्ट है ये, बहुत आसान सा, लेकिन इसको समझना है। मान लेते हैं कि फिर वही बात आ गई, हमारे पास एक सैंपल है जिसे हमें टेस्ट करना है कि इसमें जनाब आली फैट है या नहीं। ये उठा लेते हैं ये वाली डायग्राम। मान लेते हैं कि हमारे पास ये 2 सैंपल्स हैं और हमें पता नहीं है इनमें से किसमें फैट है। क्या करना है, तरीका क्या है, इसको अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से समझें मेरे बच्चे। इस तरीके में थोड़ा सा जो है ना समझना पड़ेगा कि इसमें आपको एक टेस्ट करने के लिए 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। कितनी टेस्ट ट्यूब चाहिए बच्चों? एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कितनी टेस्ट ट्यूब लगेंगी, बोलो? 2 सर। एक के लिए जैसे भाई वहां पर तो एक ही में हो गया था ना, एक ही टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर वहीं उसी में बायोरेट रिएजेंट डाला और रिजल्ट आ गया, यस और नो? यस सर। यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो को हम चेंज कर रहे हैं, आई मीन चेंज होता है और ये आपको समझना पड़ेगा और लॉजिक भी समझ में आ जाएगी। मेरे बच्चे क्या करते हैं कि आपने सबसे पहले सैंपल डाला इसके अंदर,
पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल डाला, और सैंपल डालने के बाद ये आपका सैंपल आ गया, और सैंपल डालने के बाद अब आप इसमें डालेंगे एथेनॉल, इसीलिए इसको एथेनॉल इमल्शन टेस्ट भी कहते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है आप जानते हैं, इथाइल अल्कोहल है, केमिस्ट्री वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे। एथेनॉल है ऑर्गेनिक चीजों को, मास समझ में आ रही है बेटा हलीमा, ऑर्गेनिक चीजों को डिसॉल्व करता है, तो एथेनॉल आप इसमें डाल देंगे। यस सर। ठीक है, और इसको अच्छे से शेक करेंगे जब तक ये पूरा मिक्स ना हो जाए, क्योंकि देखिए नॉर्मली हम फूड टेस्ट कर रहे होते हैं ना, ये फूड टेस्टिंग है, तो फूड जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, और ऑर्गेनिक चीजें आप जानते हैं एथेनॉल में डिसॉल्व हो जाती है नहीं हो जाती, बोलो। ऑर्गेनिक चीजें हो जाती है। तो जो सैंपल आपको मिला है, मान लें कि ऑयल मिला है या कुछ भी मिला है, आपको पता नहीं है क्या है, अननोन सैंपल है, तो आप क्या करते हैं उस सैंपल को टेस्ट ट्यूब ए में डाला आपने, और टेस्ट ट्यूब ए में डालकर उसमें फिर आपने एथेनॉल डाल दिया और उसको अच्छे से शेक किया until it dissolves, until it dissolves। बेटा ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट, until it dissolves। जब वो अच्छे से डिसॉल्व हो गया तो मेरे बच्चे आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए कि इसमें इतना वॉल्यूम था, यहां तक आया एथेनॉल डालने के बाद, तो इसमें इतना ही वॉल्यूम आपने वाटर का लेना है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बी में लेना है आपने ठंडा पानी। टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा, कोल्ड वाटर होगा, कोल्ड वाटर, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब बी में कोल्ड वाटर होगा। अब जब अच्छे से डिसॉल्व हो गया, अब आपने क्या करना है बेटा, इस टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर देना है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब को इस टेस्ट ट्यूब में इन्वर्ट कर देना है, या यूं कह लीजिए कि ऐड कोल्ड वाटर, ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर आप टेस्ट ट्यूब ए में भी डाल सकते हो। यानी जब आपने सैंपल को डिसॉल्व कर लिया, सैंपल डिसॉल्व हो गया, तो आप ठंडा पानी से लोअर टेम्परेचर पे हो, रूम टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे हो, उस पानी को आप जो है वो इक्वल क्वांटिटी में, यहाँ पर क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वल का वर्ड आता है बेटा, तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर आप या तो टेस्ट ट्यूब ए में डाल दो, या फिर टेस्ट ट्यूब ए का जो आपने इमल्शन वो तैयार किया है सोल्यूशन एथेनॉल और सैंपल को मिक्स करके, उसको आप जो है वो इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर में डाल दो। बेटा जैसे ही आप पानी में डालोगे तो आपको मालूम होगा, अच्छे से पता होना चाहिए कि जो फैट होता है वो ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होता। फैट जो होता है, देखिए चिकनाई जो होती है वो पानी अगर ठंडा होगा, गर्म पानी से धुलाई होती है बर्तन की, वरना चिकनाई जमने लग जाती है। तो बेसिकली यही आइडिया आपको यहाँ मिलने वाला है कि जैसे ही आप उसे ठंडे पानी में डालेंगे ना, तो एथेनॉल में तो वो डिसॉल्व हो गया था, लेकिन जैसे आप ठंडे पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, ऐसे टॉप पे ना ऐसे झाग सा बना लेगा, जिसे हम कहते हैं इमल्शन। अगर फैट प्रेजेंट हुआ तो इमल्शन, क्या कहा मैंने, फ्रोथ सा, जैसे साबुन का झाग बनता है हल्का सा, वैसा फ्रोथ या झाग आ जाएगा, दैट वुड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फैट। दोबारा सुनिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा द सैंपल व्हिच इज टू बी टेस्टेड इज पुट इन अ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड amount of ethanol is added until completely dissolve, the sample completely dissolves, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेक इक्वल अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स बोथ दी सॉल्यूशंस। जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो a froth or an emulsion will form at the top. This will confirm the presence of fat. ये फैट की प्रेजेंस को कंफर्म करेगा। और अगर आपने मिक्स किया और मिक्स करके वो मिक्स हो गया, कोई उसमें झाग नहीं बना, कोई फ्रोथ नहीं बना, ठीक है, तो इसका मतलब है फैट प्रेजेंट बोलो नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Clear. बेटा सर आपने जो टेस्ट ट्यूब में बोला था इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है, तो वो एथेनॉल के इक्वल होना चाहिए। जी, यहाँ पर आपने सोल्यूशन बना लिया ना, अब एथेनॉल कहाँ रहा अकेला, सोल्यूशन तैयार हो गया, तो जितना सोल्यूशन यहाँ बना है, जितना वॉल्यूम एथेनॉल का ही मेजर वॉल्यूम है उसके अंदर, लगभग उतना ही वाटर भी लेना है। ओके सर, राइट। ठीक है, और सैंपल बी के लिए जब सेम टेस्ट करेंगे और मान लेते हैं कि उसमें फैट नहीं है, मान लेते हैं कि सैंपल बी में फैट नहीं है, तो जब सेम टेस्ट हम इसके लिए रिपीट करेंगे सैंपल बी के लिए, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर नो फ्रोथ या कोई फ्रोथिंग नहीं होगी, सॉल्यूशन विल रिमेन क्लियर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, नो फ्रोथिंग या नो इमल्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है हलीमा, ईमान, फसीहा, फरीहा, आज, मोहम्मद बिलाल, शुएब अली, अमामा फरहान, अब्दुल मुईन, समझ आ रही है। अब्दुल्ला मोहम्मद, आर वी गुड टू गो टिल दिस पॉइंट बेटा? जी सर। चल अब आगे चल मेरे बच्चे, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी आप
एमसीक्यू में तो इमेजिन कर सकते हैं प्रोटीन फैट को, लेकिन ज्यादातर टेस्ट जो आता है प्लांट में वो ये जो आपके पेपर में वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आता है। और अगर मुझे एग्जामिनर बना दिया जाए तो मैं क्या आप भी खुद भी यही कहोगे अभी थोड़ी देर में कि कार्बोहाइड्रेट में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हमारे रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और इसमें हमें दो तरह की टेस्टिंग्स पढ़नी है, एक हमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की पढ़नी है। और दूसरा हमने, अल्लाह आपका भला करे, स्टार्च की पढ़नी। ठीक है, याद रखिएगा पहले स्टार्च करने जा रहे हैं। स्टार्च की अगर हम बात करें तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब पहले अगर हम स्टार्च टेस्ट की बात करें जो सबसे ज्यादा आता है, एमसीक्यू में भी आता है और बाकी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी आता है, तो ये काफी सिंपल, जैसे बायोरेट टेस्ट हुआ बहुत सिंपल सा, ये भी काफी सिंपल सा टेस्ट होता है। ठीक है जी, काफी सिंपल टेस्ट होता है। और क्या टेस्ट होता है भाई, आप क्या करते हैं, फिर डायग्राम का सहारा ले लें, डायग्राम का सहारा ले लेते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। मेरे बच्चे डायग्राम वहां से उठा लेते हैं, वही ऊपर वाली, दो सैंपल्स हैं, टेस्ट करना है कि स्टार्च किसमें प्रेजेंट है। बिल्कुल आसान सा सिनेरियो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप फिर वही करते हैं, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब वुड बी इनफ टू टेस्ट। ठीक है, या चलो मैं टाइल ले लेता हूँ, इस बार टेस्ट ट्यूब वाला सिनेरियो समझ में आ गया ना, टाइल पे भी वही चीज होती है, बस स्पॉट बना के होगी। यस और नो? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो लेकिन बस ये होता है जब टाइल पे करते हैं तो आप एरिया मार्क करते हैं एक्यूरेसी के लिए, तो यहाँ पर हमने एरिया मार्क कर लिया और यहाँ पर भी हमने एरिया मार्क कर लिया। यहाँ पर क्या करेंगे बोलो बच्चों, सबसे पहले क्या डाल देंगे यहाँ पर, सैंपल। तो जो सैंपल है उसका ड्रॉप डाल देंगे यहाँ पर भी, और सैंपल बी का ड्रॉप डाल देंगे यहाँ पर भी, सैंपल बी और सैंपल ए। अब उसके बाद बेटा डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन। स्टार्च टेस्ट किया जाता है आयोडीन सोल्यूशन के थ्रू, आयोडीन सोल्यूशन के थ्रू जो होता है येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन सोल्यूशन होता है। अब तक देखो बेनेडिक्ट सॉरी बायोरेट कैसा था, ब्लू था। ठीक है, एथेनॉल का कोई कलर नहीं था। आयोडीन सोल्यूशन जो होता है वो येलोइश ब्राउन होता है। तो मेरे बच्चे क्या करोगे, यहाँ पर भी अल्लाह का वली आप क्या करने वाला, यहाँ पर भी आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे और यहाँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, एंड यहाँ पर भी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। यहाँ पर भी कोई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता। जहां पर बेटा स्टार्च प्रेजेंट है इमीडिएटली वहां जो येलोइश ब्राउन कलर है दैट टर्न्स टू ब्लूइश ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक, एकदम से ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा रिएक्शन की वजह से, एंड दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और जहां पर स्टार्च नहीं है वहां पर येलोइश ब्राउन कलर स्टेज द सेम। यानी जिस सैंपल में स्टार्च मौजूद है, जैसे ही आप येलोइश ब्राउन सॉल्यूशंस पे डालोगे इमीडिएटली इट विल टर्न ब्लूइश ब्लैक। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको या तो ये पता ना था कि किसमें प्रेजेंट है और किसमें नहीं है, ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई स्टार्च की 3 कॉन्सेंट्रेशन है, बताओ किसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या तरीका होगा, अभी मैंने बताया था ऊपर, बताओ अगर आपको मल्टीपल कॉन्सेंट्रेशन दी जाएंगे तो क्या मेजर करेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन। कंसंट्रेशन रेट मेजर करेंगे। देंगे तो क्या करेंगे, आपने तीनों के ऊपर टाइम टेकन मेजर करना पड़ेगा। ऊपर बात की ना मैंने अभी बेटा, तो ये बात सीखो, टाइम टेकन टू शो द कलर चेंज, जिसको आप स्टॉप वॉच से निकालोगे। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। कोई मसला, कोई इसमें कंडीशन नहीं चाहिए, कोई इसमें टेम्परेचर नहीं चाहिए, इमीडिएटली देखो याद रखो बायोरेट रिएजेंट का जो टेस्ट है वो भी बड़ा सिंपल है, केमिकल डालते ही रिजल्ट आ जाता है। और स्टार्च टेस्ट में जो आयोडीन टेस्ट है वो भी बहुत सिंपल है, उसमें भी डालते ही रिजल्ट आ जाता है। जी सवाल पूछें, जी पूछे सवाल, कोई सवाल आ रहा था बोलो। मदी कुछ पूछ रहे थे, कहाँ चले गए? सर नहीं सर, वो मैं पूछ रहा था लेकिन फिर मैंने कहा कि रहने दो। लेकिन सर मैं पूछा था इसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट नहीं डाल सकते हम? नहीं बेटा, स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं तो बेनेडिक्ट वो तो अभी आ रहा है, बेनेडिक्ट कहाँ डालते हैं। जी सर, इसलिए मैं वो मुझे समझ आ गई थी तो मैंने बोला नहीं था इसलिए। ठीक है, देखो इसलिए मैंने फ्लो चार्ट में बताया कि कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग ही 2 तरह की है,
ठीक है, स्टार्च टेस्टिंग में बेनेडिक्ट डालना है। मेरे ख्याल पहले भी मुझे किसी ने ग्रुप में पूछा था, ये स्टार्च टेस्ट तो पॉलीसैकेराइड का टेस्ट है, ये बिल्कुल अलग टेस्ट है, आयोडीन सॉल्यूशन से होगा। अब आ जाए रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, इसके टेस्ट को बेटा मेरे, अगर मैं एग्जामिनर हूं ना तो मैं रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का टेस्ट दूंगा लाजमी। मैं इनका डिफरेंशिएशन आपको दूंगा, क्योंकि इसमें बच्चा फंसेगा, इसमें प्रोसीजर भी थोड़ा सा लिखना है, लंबा है। ठीक है, तो ये मेरे लिहाज से आइडियल क्वेश्चन है, सबसे आइडियल टेस्ट है पूछे जाने के लिहाज से। लेकिन ओ लेवल का एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होता। देखो बायोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जब तुम ईयरली पेपर में एग्जाम देखोगे ना तो तुम्हें अंदाजा होगा कि 4 साल के पेपर करोगे, अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी बातें पूछी जाती। जैसे उस दिन हमने वर्कशीट की थी तो आपको अंदाजा हुआ कि यार क्या, किस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन पर एग्जामिनर फोकस कर रहा है। तो ये अंदाजा करना किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठे। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बेटा वो शुगर, अच्छा वैसे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग होते क्या ये बता दूं आपको मैं, कि देखो एक रिएजेंट है बेनेडिक्ट रिएजेंट, बड़ा मशहूर रिएजेंट है बेनेडिक्ट। जो कंपाउंड, जो कार्बोहाइड्रेट बेनेडिक्ट रिएजेंट से रिएक्ट करता है उसे रिड्यूसिंग कहते हैं, और जो नहीं करता उसे नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। अब एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑल मोनोसैकेराइड, आपने चूंकि सिलेबस थ्योरी में पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं ये, एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, डायरेक्टली बता रहा हूं। all monosaccharides and disaccharides are reducing sugar except, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है, लेकिन सुक्रोज इज द ओनली डाइसैकेराइड व्हिच इज नॉन रिड्यूसिंग। क्या लिखा है मैंने कि जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है जी, इसी तरह राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, ये सारे मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड। एंड जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं, जैसे कि लैक्टोज है या माल्टोज है या और है कोई, तो सारे के सारे रिड्यूसिंग है, यानी बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, सिवाय सुक्रोज के। सुक्रोज इज एन एक्सेप्शन, इसलिए सुक्रोज के बारे में याद रखना है। ठीक है, सुक्रोज एक सुक्रोज बावजूद इसके कि डाइसैकेराइड है, लेकिन इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एंड इधर आ जाते हैं, हम कहते हैं ऑल पॉलीसैकेराइड्स। अब समझना, अब मदी तुम्हारी वाली बात का भी जवाब मिलेगा तुम्हें। ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, क्या मतलब, जैसे अगर स्टार्च पे, अगर मैं स्टार्च, अभी मैंने ऊपर लिखा था स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, अगर मैं स्टार्च पर रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट करूं तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बोलो। हाँ भाई, नेगेटिव अगर मैं स्टार्च पर टेस्ट कर लूं, अगर कर लूं रिड्यूसिंग का, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बोलो। नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ये जुमला, ये इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत यूजफुल होगा। क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि भाई जो मोनोसैकेराइड्स हैं जितने भी, ठीक है, जितने भी हैं, ऑल लिखा है, वो सारे रिड्यूसिंग है। अगर आपके सिलेबस के मोनोसैकेराइड्स की बात की जाए तो आपने ग्लूकोज पढ़ा है, आपने फ्रक्टोज पढ़ा है, आपने गैलेक्टोज पढ़ा है, डीएनए आरएनए में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की बात हुई हुई है। इतना डेप्थ में एग्जाम में घुसे। इसी तरह डाइसैकेराइड में आपने माल्टोज पढ़ा है, इसी तरह आपने लैक्टोज पढ़ा है। ये सारे के सारे कमबख्त जो है रिड्यूसिंग शुगर्स है। ठीक है, हाँ एक एक्सेप्शन है जो मैंने हाईलाइट की, सुक्रोज। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड बट इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड में जैसे आपने अगर याद करें तो ग्लाइकोजिन पढ़ा है आपने, स्टार्च है, अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, सेल्यूलोज है, ये सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। इनमें से कोई भी रिएक्ट नहीं करता बेनेडिक्ट के साथ। ये तो एक इन्फॉर्मेशन होगी। अब इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेनेडिक्ट टेस्ट करना कैसे। इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने की बात। ठीक है ना, बेनेडिक्ट रिएजेंट, बेनेडिक्ट टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, या रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं कैसे पता लगाया जाता है। तो जनाब मान लेते हैं कि हमारे पास फिर वही डायग्राम है, दो सैंपल्स है हमारे पास। ठीक है, दो सैंपल्स हैं, और एक में हमें पता है कि रिड्यूसिंग है और एक में पता है नहीं है, किसी एक में है और किसी एक में नहीं है। तो अभी कैसे टेस्ट किया जाएगा उसको समझो मेरे बच्चे। इसके लिए क्या करेंगे आप, फिर से वही टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी आप। टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको, और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है, रॉकेट साइंस क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर की,
कि आप टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालोगे बेटा, सैंपल डाल दोगे, यस और नो। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सैंपल डाल दिया। ये बात इन जनरल में समझा चुका हूं कि अगर सैंपल पाउडर होगा तो क्या करेंगे पहले उसमें, बोलो, अगर सैंपल पाउडर होगा तो डायरेक्ट डाल देंगे, क्या करेंगे पहले उसका सोल्यूशन बनाएंगे, डिस्टिल वाटर कैसे, ऐड करके सोल्यूशन बनाएंगे। बाय एडिंग what? डिस्टिल वाटर distilled water, by adding Distilled water. distilled water। बेटा ये बातें जो आप सीख रहे हो ना, ये अप्लाई करना हर जगह सीखना है। मां समझ आ रही है बात, ऊपर से जा रही है, जी सर समझ आ रही है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा? नहीं सर। चलो अब आगे चलते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर सैंपल पाउडर होगा तो डिस्टिल वाटर डाल के सोल्यूशन बना लेंगे। अब जब सोल्यूशन बना लिया, तब आप इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल देंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट दोनों में डाल देंगे। लेकिन अनलाइक ऑल द प्रीवियस टेस्ट, पहले क्या होता था, जब आप बायोरेट डालते थे, आप आयोडीन डालते, इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता था। बेटा याद रखिए, बेनेडिक्ट को रिएक्ट करने के लिए लगभग टेम्परेचर 80 अबव चाहिए होता है, 80 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर चाहिए, फिर बेनेडिक्ट रिएक्ट करता है। 80 डिग्री से अबव जाकर रिएक्ट करता है, यानी इसको आप वैसे डालेंगे तो कोई भी ऑब्जर्वेशन होगी ही नहीं। अच्छा, बेनेडिक्ट ब्लू कलर का सोल्यूशन है, बायोरेट भी ब्लू होता है, बेनेडिक्ट भी ब्लू होता है, ठीक है ना। तो ये लेकिन रिजल्ट फौरन नहीं था। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो डिफरेंस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ये डालो फटाफट रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, चंद सेकंड्स में आ जाता है। लेकिन बेनेडिक्ट रिजल्ट देता ही नहीं है। बेनेडिक्ट को रिएक्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए 80 अबव का। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप एक ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे और इस ट्राइपॉड स्टैंड पर एक बीकर रखेंगे, ये कंटेनर आ गया आपका या बीकर आ गया, जो भी कह लें आप इसको। इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। और अब ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं, दोनों के अंदर आप याद रखिए बेनेडिक्ट डाल चुके हैं ना, ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स आप इस पानी में रख देंगे और यहां से चूल्हा जला देंगे। चूल्हा जला देंगे आपने, क्यों जलाया, थर्मोमीटर लगा देंगे आप, थर्मोमीटर ड्रॉप कर देंगे। क्यों लगाया, ताकि टेम्परेचर कहां पहुंचे, बोलो, 80 डिग्री। 80 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस पर। 80 डिग्री सेल्सियस। 80 अबव पे रिएक्शन होगा। तो अब जब 80 अबव पे जाएगा, अब आपको कलर चेंज नजर आएगा। अब आपको जिसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है उसमें आपको कलर चेंज नजर आएगा। और बेनेडिक्ट का जो कलर चेंज आता है वो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आता है बेटा। यानी अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हो या कलर चेंज से आप अंदाजा लगा लेते हो कि यार इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कम है, या ऐसा भी हो सकता है अलग अलग हो तो अलग अलग कलर चेंज आएगा। अब वो कलर चेंज बच्चों को याद नहीं होता, आप आसानी याद रखें। देखिए बेनेडिक्ट अभी मैंने बताया बी फॉर बेनेडिक्ट, बी फॉर ब्लू, तो है ये ब्लू कलर का। और फिर कलर चेंज कैसे आता है, एज पर दी कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का कलर चेंज सीक्वेंस में याद रखना है। ट्रैफिक सिग्नल देखा है ना आपने, ट्रैफिक सिग्नल पे सबसे नीचे कौन सी लाइट होती है, ग्रीन। ग्रीन फिर उससे ऊपर कौन सी ऊपर होती है, येलो। और येलो और यहाँ पर उसके बाद तो रेड होती है, Red. लेकिन यहाँ पर एक और है, ऑरेंज, और फिर रेड है, ब्रिक रेड। तो ये कलर चेंज का सीक्वेंस आपने कभी भी आगे पीछे नहीं करना। ये कलर चेंज है डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन। अगर ग्रीन ब्लू है इसका मतलब है नेगेटिव रिजल्ट है, ब्लू का मतलब है नेगेटिव, ब्लू से डार्क ब्लू हो गया तब भी नेगेटिव। जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक पॉजिटिव नहीं कहेंगे। दोबारा सुनना बेटा, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू टाइप हो गया तो आप ये नहीं कहेंगे पॉजिटिव, आप यही कहेंगे नेगेटिव रिजल्ट है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड, ये है पॉजिटिव के लिए। ग्रीन सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन, येलो उससे ज्यादा, ऑरेंज उससे ज्यादा, और ब्रिक रेड उससे भी ज्यादा। तो आपने अगर दोनों टेस्ट ट्यूब्स को डाला, 80 अबव गए, और मान लीजिए एक ब्लू रह गई और एक येलो हो गई, इसका मतलब है येलो वाले के अंदर जो है वो रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है दोनों के अंदर कलर चेंज आ गया, एक ग्रीन हो गई एक ऑरेंज हो गई, एक ग्रीन हो गई एक ऑरेंज हो गई। तो जो ग्रीन हो गई ऑरेंज हो गई, क्या पता चला कि दोनों में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। लेकिन ग्रीन वाले जिसमें ग्रीन कलर चेंज आया है इसका मतलब है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, और जिसमें ऑरेंज आया उसका मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन, बोलो, ज्यादा है। बात आ रही है? जी सर आ रही है। तो अनलाइक अदर टेस्ट लाइक स्टार्च टेस्ट और बायोरेट टेस्ट, यहाँ पर रिजल्ट फौरन नहीं आता, बल्कि आपको बॉईल करना पड़ता है अबव 80 डिग्री सेल्सियस। किस तरह बॉईल करते हैं, अब देखो ये मैं जो वर्बली समझा रहा हूँ, क्या तुम इतनी अंग्रेजी नहीं लिख सकते कि इसके स्टेप्स लिख सको? हालांकि मैं तुम्हें लिखा लिखाया भी दूंगा, टेंशन नहीं लो, लेकिन क्या तुम खुद से नहीं लिख सकते इसको कि भाई हम क्या कर रहे हैं? स्टेप्स नहीं बना सकोगे हलीमा? हलीमा लिख पाओगी स्टेप जो मैं बता रहा हूँ? इट्स अ रेसिपी ना, कि आपने सैंपल को, और मैं वर्ड बार बार वर्ड भी इसलिए रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, कि आपने सैंपल व्हिच इज टू बी टेस्टेड इज पुट इनटू अ टेस्ट ट्यूब एंड देन इक्वल अमाउंट ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट इज एडेड, देन both the samples are taken into a container of water
and is heated to the boiling temperature because Benedict need a temperature of 80 above to react with the sugar compound. At the temperature above 80 degrees Celsius, we observe the color change. जिस ट्यूब के अंदर कलर चेंज आएगा, दैट एक मिनट बेटा, वो बेनेडिक्ट रिएजेंट वो रिड्यूसिंग शुगर कंटेन कर रही है, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं कर रही। यानी अगर मैं इसमें स्टार्च और ग्लूकोज को टेस्ट करूं तो ग्लूकोज वाली ट्यूब में कलर चेंज आ जाएगा, स्टार्च वाली में नहीं आएगा, बिकॉज स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड एंड ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। यस और नो? यस सर। Yes, और sir. इसके अंदर जो कलर चेंज है बच्चों, वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, ये बात भूलना नहीं है। और मैंने ट्रैफिक सिग्नल का रेफरेंस दे दिया, उससे हमेशा याद रहेगा कि भाई ट्रैफिक सिग्नल की लाइट को फॉलो करना है अब्दुल्ला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर ब्रेक रेड। ब्रेक रेड का मतलब है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है रिड्यूसिंग शुगर की। जी क्वेश्चन सर इसको हीट करने के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटर या फिर बंसन बर्नर? नहीं नहीं, बंसन बर्नर भाई, ट्राइपॉड पे इलेक्ट्रिकल कहां से आ गया, बंसन बर्नर है नीचे, बंसन बर्नर बनाया नहीं मैंने, ये लो बंसन बर्नर आ गया, ये लो। ठीक है सर। इसमें मुझे पूछना था कि वो हमने जब फैट्स को वो पढ़ा था ना टेस्ट, तो पढ़ा डायरेक्ट था? एथेनॉल डाल, वो फैट्स का, हम्म, तो उसमें डायरेक्ट एथेनॉल डालते थे और वो कहते इमल्सिफाई हो जाता था। इसमें कोल्ड वाटर क्यों डाल रहे हो आप? डायरेक्ट इसमें व्हाट, अबे पानी के बगैर कैसे इमल्सिफाई होगा लल्लू, क्या बातें कर रही हो, तुमने लिखा नहीं होगा इसका। नहीं, ऑयल के अंदर वो एथेनॉल डालो, फैट्स विल इमल्सिफाई। कैसे हो जाएगा, बेवकूफ पागल तो नहीं हो, ऑयल इथेनॉल में डिसॉल्व होता है लल्लू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिक्स सब भूल गई हो क्या? अपना कॉन्सेप्ट तुम्हारा कच्चा हो गया है भाई। इमल्सिफाई होने के लिए, सस्पेंशन बनने के लिए उसको ऐसा मीडियम चाहिए जिसमें वो डिसॉल्व ना हो। एथेनॉल में तो डिसॉल्व हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। कि आपको गलत याद है, कोई भी टीचर इतना गलत नहीं है जो ये लिखवाएगा, आपको याद ही गलत है भाई। एथेनॉल ऑर्गेनिक है, अभी मैंने लॉजिक बताई, एथेनॉल ऑर्गेनिक होता है और ऑयल भी ऑर्गेनिक है, लाइक डिसॉल्व लाइक, डिसॉल्व हो जाएगा वो, बना ही नहीं सकता, करके देख लो घर में यार। क्या कह रही हो? सिरका ले लो, सिरका घर में सिरका होता है, सिरका ले लो और उसमें ऑयल डाल के देख लो डिसॉल्व होता है या नहीं, देखो हो जाएगा, हो जाएगा। जरा शेक कर लोगी, अगर नहीं हो रहा तो हो जाएगा। वो पानी चाहिए, पानी के बगैर थोड़ी होगा वो टेस्ट, अल्लाह के बंदे, ये तो आपको याद नहीं है सही, इमल्शन नहीं बनेगा बगैर पानी के। अगर आपने पानी नहीं लिखा फिर गलत लिखा है टेस्ट आपने। ये कुछ आया भाई, अंदाजा हुआ तो आप देखें बेनेडिक्ट वाले के अंदर ना गरम शरम करने की जो साइंस है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मोनोसैकेराइड और ये सुक्रोज वाली इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वरना आप गलती कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट ये सिर्फ थ्योरी में, ये एटीपी में नहीं, ये थ्योरी में भी, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। एमसीक्यू में भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल गिव नेगेटिव रिजल्ट। अब जैसे केमिस्ट्री में आपको पता है ना, जो आयन डिटेक्शन टेस्ट होता है, वो पहले तो बच्चे रटा लगाते थे, अब ये है कि वो जनाब एटीपी में उसके बारे में इंफॉर्मेशन टेबल दिया हुआ भी होगा, तो बच्चे याद ही नहीं कर रहे उसको। क्यों नहीं याद कर रहे? पेपर 1 पेपर 2 में नहीं आएगा क्या? पेपर 1 पेपर 2 में क्या करोगे? तो इसी तरह ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी काम आने वाली है। ये नहीं है कि सिर्फ जनाब आली आपको सिर्फ एटीपी में ही फायदा होगा इसका, आपको इन्फॉर्मेशन सही से पता होनी चाहिए, ताकि आप एमसीक्यू के अंदर आ जाए या थ्योरी के अंदर कहीं रेलिवेंट आ जाए, रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता हो। तो बेटा टेस्ट करना समझ में आ गया, एक रफ प्रोसीजर समझ में आ गया या नहीं आया? गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा जी, अब अल्लाह का शुक्र, अस्तगफिरुल्लाह। अब मेरे बच्चों एक और बात भी ध्यान में आ गई, हाउ टू टेक स्टार्च आउट फ्रॉम प्लांट। देखो, अब पता नहीं नए पैटर्न में कैसे आएगा, लेकिन पुराने पैटर्न में ऐसा होता था कि स्टार्च टेस्ट अगर 1 या 2 नंबर का है तो ये आप यूं लिखते थे ऊपर, जैसे आपने कर लिया कि भाई स्टार्च टेस्ट कैसे करना है, सैंपल लेना है और डायरेक्ट, कोई इसमें गरम शरम नहीं करना, सैंपल लिया, डायरेक्ट आयोडीन डाला, कलर चेंज ऑब्जर्व किया। 1 नंबर मिलता था आयोडीन लिखने का और 1 नंबर मिलता था कलर चेंज बताने का, 2 नंबर का टेस्ट होता था। लेकिन ऐसे ही सवाल होते थे जिसमें 5-6 नंबर का आता था, तो बच्चा 5-6 नंबर में भी गधे की तरह यही लिख के आ जाता था और क्या बोला, सर आपने ही तो बताया ना सर के स्टार्च ऐसे करते हैं कि आयोडीन डालते हैं निकल। अब भाई ये तो देख ले 6 नंबर में आया है, जब 6 नंबर में आया तो ये तो 2 ही बातें हुई, 6 नंबर तुम्हें ये 2 बातों को थोड़ी मिलेंगे, तो उसमें फिर डिटेल में लिखना होता था। वो डिटेल क्या है जरा आपको बताते हैं, वो स्टार्च टेस्ट की डिटेल नहीं है,
बस बेसिकली आप लैब में खड़े हैं, आपने ये बात तो कर ली कि स्टार्च टेस्ट करेंगे, आयोडीन डालेंगे, लेकिन अगर एक प्लांट का लीफ आपको दिया गया हुआ है, ठीक है ना, और आपसे कहा है भाई इसका स्टार्च एक्सट्रैक्ट करें और फिर टेस्ट करें, तो वो स्टार्च की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, तो ये है, इसमें एडिशनल स्टेप्स आ जाते हैं, एडिशनल इसके अंदर जो है ना वो कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है कि भाई स्टार्च की टेस्टिंग कैसे होगी। ठीक है भाई साहब, भाई साहब, ओ बहन जी, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टार्च को अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, किसी को पता है या नहीं पता? स्टार्च कैसे निकालते हैं? सर डी स्टार, सर पहले तो डी स्टार्च का करते हैं। प्रोसेस अबे कहते हैं, इसमें लल्लू, जो है सर डी स्टार्च करते तो प्लांट कंज्यूम कर लेता है, निकालने से बात यहाँ मेरी ये नहीं है, निकालने से बात ये है कि बिना एक्सट्रैक्ट कैसे उसका करेंगे। होता है, वो एफरेट नहीं होता, एफरेट नहीं, एक मिनट, क्या पहले था? मुझे पहले गधों को जवाब देने दो कि डी स्टार्च वाली आपकी बात यहाँ फिट ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन पे बात कर रहे हैं कि भाई स्टार्च निकालना कैसे, ये नहीं कर रहे कि स्टार्च कंज्यूम कैसे करना है। वो तो डी स्टार्च जब हम अंधेरे में करते हैं उसमें तो ये होता है कि प्लांट क्या करता है, जितना भी रिजर्व स्टार्च होता है उसके सेल के अंदर वो उसे कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि स्टार्च इज रिजर्व फूड। इसकी बात थोड़ी हो रही है, मैं कह रहा हूँ आप स्टार्च कैसे निकालोगे जी। दानियाल करीमी की बच्ची बताएगी जी, बताओ भाई, कुछ बोल रही थी तुम? आप क्या बोल रहे थे? आप कुछ बोल रही थी ना, जवाब दे रही थी कैसे करते हैं, स्टार्च कैसे मैं कह रही थी कि वो वो खीरा डालते उसमें। क्या डालते हैं? अरे वो नहीं, एफिड एफिड पता नहीं क्या था, उसने अपनी वो नोक डालता है लीफ में और फिर उससे वो निकल जाता है। अच्छा, ये आपने पढ़ा है कहीं पर क्या? या सर ने बताया था, यस। अच्छा, लेकिन चले, मैं तो सर जितना नॉलेजफुल नहीं हूँ, मैं जो बुक में मौजूद है बस वही बताता हूँ। ओके। अच्छा जी, तवज्जो सुनिएगा भाई। देखिए स्टार्च कहाँ पर है, मैं आप समझ गए कि मैं स्टार्च निकालने की बात कर रहा हूँ, स्टार्च कंज्यूम की बात नहीं कर रहा। तो आपको मालूम होगा कि ये प्लांट सेल है, मिसाल के तौर पर इमेजिन करें ये प्लांट सेल है, तो स्टार्च कहाँ होता है, ये प्लांट सेल में ये लीफ स्टार्च में। ग्रैन्यूल, इस तरह से स्टार्च ग्रैन्यूल होते हैं, यस और नो? जी सर। यस सर सर। सेल्यूलोज को हम डिसॉल्व करवाएंगे एसिड से किसी। क्या कह रहे हो? सर हम इसकी सेल वॉल को बर्स्ट करवाएंगे किसी उस एसिड वगैरह से। अच्छा, अभी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद में है। तो बेटा असल में स्टार्च ये बहुत अच्छा हो गया कि किसी ने जवाब दिया कि डी स्टार्च। तो डी स्टार्च कब आएगा, जब आपको स्टार्च खत्म करना होगा, कंज्यूम करवाना है। यहां हम बात कर रहे हैं स्टार्च एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्शन का स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेरे बच्चे। आप सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जिस भी प्लांट, लीफ है मिसाल के तौर पर, लीफ के बाद लीफ में आता है कि लीफ से स्टार्च कैसे निकालेंगे, स्टार्च बाहर कैसे निकालेंगे लीफ से। तो मेरे बच्चे आप सबसे पहले क्या करते हो कि आपने जो लीफ लिया है ना, मेक श्योर कि वो एक्सपोज टू लाइट हो, ताकि उसमें स्टार्च बना तो हो ना। यहां तो मैंने एक सेल दिखा दिया, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक लीफ है, सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि इसको एक्सपोज किया हो आपने लाइट से, ताकि इसमें स्टार्च बना तो हो। जब स्टार्च आपने इसमें बनवा लिया, यानी स्टेप्स इसके लिए अपने पास लिख लेना। सबसे पहले एक्सपोजर ऑफ द लीफ टू, प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ लीफ टू सनलाइट सो दैट स्टार्च इज रिचली प्रेजेंट इन दी लीफ। अगर स्टार्च अगर कम होगा तो एक्सट्रैक्शन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ अनलाइक डी स्टार्चिंग नहीं करनी है, बल्कि यहाँ तो हमें स्टार्च बनवाना है ताकि हम स्टार्च निकाल सकें। तो सबसे पहले इसको एक्सपोज करेंगे लाइट से, ताकि इसमें स्टार्च प्रॉपर्ली बने। जब मेरे बच्चे इसमें स्टार्च बन गया, हमने 1-2 दिन तक इसको रखा धूप में, स्टार्च इसके अंदर ठीक ठाक बना हुआ है। अब मेरे बच्चा जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि हम इसे बॉईल करते हैं, लीफ को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं इन वाटर, घंटों नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर, जब 2 से 3 मिनट के लिए हाई बॉइलिंग टेम्परेचर यानी 80 to 90 100 डिग्री सेल्सियस पर हम पानी में लीफ को डाल देते हैं और 2 मिनट के लिए उसे बॉयल होने देते हैं। आप घर में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? घर में कोई भी पत्ता निकाल के काम कर सकते हो तुम, तो और अच्छा है, थोड़ी सी किक आएगी तुम्हें करने में, ठीक है। या घर में जो वो आता है कोई भी लीफी वेजिटेबल के साथ भी कर सकते हो कि आप 2 मिनट के लिए आप क्या करो, उसे बॉइलिंग वाटर में डाल दो। ये रेसिपी सुनो, फिर लिख भी लेना अपने पास। और ये क्यों डाल रहे हैं, मकसद ही बताना चाहिए मेरे बच्चे। हाई टेम्परेचर पे, असल में प्लांट में आप जानते हैं सेल वॉल इज अ रिजिड एंड टफ स्ट्रक्चर, तो जब आप इसको बॉयल करते हो, बॉयल का मतलब है 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, बॉयल इन वाटर फॉर 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स। ये इसलिए कर रहे हो ताकि आपका जो सेल वॉल है ना, उसके जो सेलुलोज के बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाए। ज्यादा क्यों नहीं कर रहे? अगर बहुत देर तक बॉईल कर दोगे फिर तो पूरा सेल ही डीनेचर हो जाएगा ना, बोलो।
Yes, sir. ठीक है, तो बॉयल आपने करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाए। टू ब्रेक डाउन सेल वॉल, लिख भी दूं मैं, टू ब्रेक डाउन सेल वॉल। आपकी सेल वॉल उड़ गई। अब सेल वॉल के बाद किसके नंबर आता है, बोलो? सेल वॉल के बाद किसका नंबर होता है? सेल सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का। मेरा अच्छा, अब क्या करते हो, जो सेल मेम्ब्रेन का क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन सेल में पढ़ा आपने, पार्शियली परमीएबल होती है, जब तक वो अलाउ नहीं करेगी तब तक चीजें बात नहीं है। अब आप सेल मेम्ब्रेन को भी खत्म करना चाहते हो, ठीक है ना? सेल मेम्ब्रेन को खत्म करना चाहते हो। अब कैसे खत्म करना है सेल मेम्ब्रेन को मेरे बच्चे? आप क्या करते हो, वार्म, बॉयल नहीं, वार्म द लीफ और सैंपल इन एथेनॉल। अब अगेन आप जानते हो बेटा, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड, फैट की बनी होती है, और एथेनॉल अभी हमने क्या पढ़ा था कि एथेनॉल जो है वो लाइक डिसॉल्व लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस होता है वो ऑर्गेनिक को डिसॉल्व कर देता है। तो बेसिकली पहले आप लीफ को बॉईल करते हो पानी में ताकि सेल वॉल उड़ जाए, उसके बाद आप उसको वार्म करते हो, गर्म करते हो, हल्का सा टेम्परेचर देते हो एथेनॉल की प्रेजेंस में, एथेनॉल में डालकर। तो एथेनॉल क्या करती है, 2 काम करती है एथेनॉल। पहला एथेनॉल क्या काम करती है कि एथेनॉल सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देती है। एथेनॉल क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मैं यहां लिख भी देता हूं, ठीक है जी, दोबारा सुनिएगा क्या कहा मैंने, लीफ है। अब लीफ में आपने स्टार्च निकालना है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के निकालने हैं, जिसको बाद में टेस्ट कर सकें अगर लंबा सवाल आ गया। तो इसके लिए सबसे पहले जो सैंपल है उसे बॉईल किया जाएगा पानी में, ताकि जो सेल्स हैं जिनके अंदर स्टार्च मौजूद है उनकी सेल वॉल जो है वो डिग्रेड हो जाए। उसके बाद फिर बारी आएगी सेल मेम्ब्रेन की, उसके लिए आप जो है वो एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे। एथेनॉल बीइंग एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। और वार्म एथेनॉल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे बच्चे, इसमें आपको एक एडिड बेनिफिट मिलता है, और वो क्या होता है कि जब आपने पहले बॉईल किया, जब आपने पहले पानी में बॉईल किया और फिर एथेनॉल, वार्म एथेनॉल में आपने उसको डाला, तो मेरे बच्चे इससे फायदा ये होता है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। आप जानते हैं एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते, और एंजाइम डीनेचर होने का जरूरत क्यों है, ताकि जितना स्टार्च पहले बन गया बस उतना ही बना हुआ हो, उससे ज्यादा बना हुआ ना हो। अगर एंजाइम मुसलसल काम करते रहेंगे, एंजाइम मुसलसल काम करते रहेंगे तो क्या होगा कि वो स्टार्च भी बनता रहेगा। तो जब आप हाई टेम्परेचर पे लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे, जब वार्म आपने कर दिया, एथेनॉल के थ्रू सेल डिसॉल्व कर ली, अब आप क्या करते हैं अगेन? जी बेटा। सर ये डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम किस लिए जरूरी होती है? ताकि जितना स्टार्च पहले बन गया है ना बस उतना ही बने स्टार्च की, क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ स्टार्च एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्च हमें मेजर करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि एंजाइम जो है वो डीनेचर कर दिए जाए ताकि फर्दर स्टार्च फॉर्मेशन रुक जाए। तो सर वो जब हम बॉईल कर रहे होंगे तभी नहीं रुक जाएगा, तभी डीनेचर नहीं हो जाएगा एंजाइम? उसी वक्त ही हो जाएगा, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा कब होगा, जब ये बॉइलिंग और वार्मिंग कर रहे थे उसी वक्त एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। अब जब ओके सर। आपने उसको सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर लिया, अब आ गया अगला स्टेप, अगेन वार्म द लीफ इन एथेनॉल सॉल्यूशन अंटिल लीफ बिकम कलरलेस। अब क्या होगा बेटा बच्चा, फिर आप जेंटल हीट पर लीफ को एथेनॉल की प्रेजेंस में हीट करते रहेंगे, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन आप जानते हैं डिसॉल्व हो चुकी है। क्या, जब सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो चुकी है तो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया ना, साइटोप्लाज्म रह गया। और साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं आप, उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। तो जब साइटोप्लाज्म को एनर्जाइज कर रहे हैं तो सेल के जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं, सेल के जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, वैक्यूल्स हैं, ये बड़े और हैवी होने की वजह से क्या हो रहे हैं, इस स्लो हीट के ऊपर बॉटम पे सेटल होना शुरू हो जाते हैं। और जो स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं, बिकॉज दे आर लाइटर,
एज कम्पेयर टू दीज स्ट्रक्चर्स, तो वो टॉप पे आ जाते हैं, यानी ग्रीन कलर अलग हो जाएगा और बाकी सारा एक्सट्रैक्ट अलग हो जाएगा। यानी व्हाट वुड यू ऑब्जर्व एक्चुअली, कि जब आप उसको कंटिन्यू टू वार्म करोगे, कंटिन्यू टू हीट करोगे लीफ को, तो आप देखोगे जो उसका ग्रीनिश कंपोनेंट होगा, जो ग्रीन पार्ट होगा, वो बिल्कुल अलग सा नजर आएगा लेयर्स में, और जो बाकी पार्ट एक्सट्रैक्ट होगा वो लाइट सा येलो किस्म का वो बॉटम पे नजर आएगा। ये असल में एक्सट्रैक्शन हो गई स्टार्च की। आप क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब में अगर आप ये एक्सट्रैक्शन कर रहे थे तो ड्रॉपर से या सिरिंज से आप ऊपर से सक कर लोगे सॉल्यूशन को, या केयरफुली ऊपर वाला पार्ट आप जो है वो निकाल लोगे किसी और कंटेनर में। फिर सुनिएगा, बेसिक स्टेप्स क्या है। आप पहले क्या करते हो, बॉईल करते हो पानी में ताकि सेल वॉल उड़ जाए, फिर आप वार्म करते हो एथेनॉल में ताकि सेल मेम्ब्रेन उड़ जाए और एंजाइम डीनेचर हो जाए। उसके बाद फिर आप वार्मिंग को कंटिन्यू करते हो उस वक्त तक जब तक के लीफ कलरलेस ना हो जाए, यानी लीफ का कलर निकल ना जाए। जब लीफ का कलर निकल गया तो लीफ का जो एक्सट्रैक्ट है वो अलग कलर का हो जाएगा, जो इसका ग्रीनिश शेड है वो अलग कलर हो जाएगा। दिस एक्सट्रैक्ट विल कंटेन स्टार्च, दिस एक्सट्रैक्ट विल कंटेन स्टार्च। और जब वो स्टार्च अलग हो गया, अब आप उस सैंपल की टेस्टिंग करोगे आयोडीन सॉल्यूशन से। तो आप अच्छे से जानते हो जहां स्टार्च प्रेजेंट होगा वहां पर ब्लूइश ब्लैक कलरेशन आ जाएगी, और जहां पर प्रेजेंट नहीं होगा वहां पर इट विल रिमेन येलोइश ब्राउन। यस और नो? बोलो भाई। Yes, sir. देखो फिर सुन लो, जब आप वार्म कर रहे हो दोबारा, तो उस वक्त तक वार्म कर रहे हो जब तक लीफ कलरलेस नहीं हो जाता। क्या मकसद है कलरलेस हो जाने का मदी, कि आपका जो वो है क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है, वो सब क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, मजीद स्टार्च फॉर्मेशन ना हो, और जो सोल्यूशन है एक्सट्रैक्ट है उसमें जो है वो बाकी स्ट्रक्चर्स अलोंग विद स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टार्च मौजूद होगा इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, और जब आप उसे टेस्ट करोगे तो दैट विल गिव दी presence or confirm the presence of starch, yani aap you will become colorless. Now extract contain starch which is tested by, bolo bhai, Mars iodine solution, Iodine solution. bluish black coloration confirms presence of starch. सर जी बेटा। सर वो कलरलेस के बाद वाला जो पार्ट आपने बताया था ना, वो थोड़ा समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। देखो मैं चलो डायग्राम में समझा देता हूँ, डायग्राम में समझा देता हूँ। मान लें कि हमारे पास ये एक कंटेनर था। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया बेटा, लीफ को बॉईल किया, ठीक है, बॉईल इन वाटर फॉर 2 मिनट्स। लीफ की सेल वॉल उड़ गई। उसके बाद हमने इसको निकाला, दूसरे कंटेनर में डाला, इसमें था एथेनॉल, ठीक है। इस लीफ को उठा के किसमें डाला, एथेनॉल में। सॉफ्ट हो चुका है लीफ बिल्कुल। अब एथेनॉल में क्या किया, वार्म किया। वार्म का मतलब स्लाइटली अब रूम टेम्परेचर रखा। तो हम क्या देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता की यानी बायोलॉजिकली अंदर क्या चल रहा है, सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब जाहिर लीफ किस कलर का, ग्रीन है ना कलर। हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक ये लीफ क्या ना हो जाए, बोलो भाई, कलरलेस ना हो जाए। कलरलेस। लीफ ग्रीन से कलरलेस ना हो जाए, जब तक उस प्रोसेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्यों कलरलेस कब होगा, जब इसका क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हम बेसिकली क्या करें, उसको उस वक्त तक वार्म करते रहेंगे जब तक ये कलरलेस ना हो जाए। तो क्लोरोफिल आपने खत्म कर दिया और लीफ जो है ना कंप्लीटली कलरलेस हो चुका है। तो अब अगर इस लीफ में स्टार्च बना था तो वो तो लीफ में होगा। इथेनॉल है बेटा, इथेओल थोड़ी, इथेनॉल। उसमें राइटिंग पे मत जाओ मेरी, इथेनॉल। तो वार्म करेंगे, जिसने सवाल पूछा लड़के ने उसको बता रहा हूं बेटा, वार्म उस वक्त तक करेंगे जब तक कलरलेस ना हो जाए। आपने क्लोरोफिल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। कलरलेस होने का मतलब क्या है, क्लोरोसिस हो गई, क्लोरोफिल क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है ना।
ब्रेक हो गया। तो अब अगर स्टार्च बना हुआ है तो फिर उस स्टार्च को वो उसी कलरलेस एक्सट्रैक्ट में शामिल होगा। नो सर, एथेनॉल एंड वाटर ऐड करें, जनरेट एथेनॉल एंड वाटर ऐड करें सेकंड कंटेनर में, ओनली एथेनॉल, सिर्फ एथेनॉल बेटा, सिर्फ एथेनॉल। वाटर बस शुरू में है, शुरू में वाटर, फिर वार्म एंड एथेनॉल एंड कंटिन्यू टू वार्म अंटिल इट बिकम्स कलरलेस। Once it becomes colorless, you have the extract up to be tested, और अगर उस एक्सट्रैक्ट में स्टार्च है तो आपको आयोडीन पे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, और अगर नहीं है तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जी, किसी लड़के ने सवाल पूछा, जिस लड़के ने पूछा था बात समझ में आई? किसने पूछा था भाई? यस सर क्लियर हो गई। बात आ गई समझ में? तो अगर स्टार्च टेस्ट लंबा करके आ जाए, बड़ा करके आ जाए, तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? ये तरीक़ाकार होता है निकालने का, और इस तरह से लिखा जाता है। उम्मीद है ये बात समझ में अच्छे से आ गई। यहां तक फूड टेस्ट कंप्लीट हो गए। क्या फूड टेस्ट? हलीमा, अब्दुल्ला मोहम्मद, बात समझ में आ गई? अदीबा, अमामा, फरहान, मुस्कान, फरीहा, जैद, माज, नीलम, इफ्रा। जी सर। जी सर। चलो, गुड हो गया, गुड इनफ। अब मेरे बच्चे, आज की सेशन में एक आखिरी चीज जो आपको ब्रीफ करनी है, जो कि जिसके ऊपर हम कंटिन्यू करके आगे चलेंगे। सर, स्टार्च टेस्ट लीफ पे करेंगे या सोल्यूशन में? भाई लीफ पे करेंगे या सोल्यूशन में? जी, क्या लगा आपको मेरी बातों से? लीफ पे करेंगे या सोल्यूशन में? लीव पे सर। भाई क्लोरोसिस लीफ। किस पे किया हमने? लीफ पे किया ना, तो लीफ पे ही करेंगे। लीफ कलरलेस हो गया, उस पे टेस्ट कर लेंगे, अगर उसमें स्टार्च मौजूद होगा तो रिजल्ट आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब आ जाते हैं बेसिक स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग का। बेटा ये जो आप बताने जा रहा हूं ना, इसको बड़ा अच्छे से सुनना है, समझना है। ये जनरल पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और फिर ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम इंशाल्लाह ताला आगे करेंगे। बेसिक्स टू प्लान एन एक्सपेरिमेंट। जब भी आप एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये सिर्फ बायोलॉजी में काम नहीं आएगा, ये आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में भी काम आएगा। बेसिक्स टू प्लान एन एक्सपेरिमेंट। जब आपको एग्जामिनर कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट प्लान करें, और याद रखिए मैंने अभी शुरू में बताया कि प्लानिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कोई और स्टूडेंट उस प्लान को पढ़े, तो पढ़कर आपको वो क्या करे, उस टेस्ट को परफॉर्म कर सके। देखो, किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब प्लान किया जाता है तो उसके कुछ बेसिक रूल्स आपने फॉलो करने ही करने, और वो इंशाल्लाह ताला जब आप फॉलो करके लिखेंगे तो आपका प्लान कंप्लीट होगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर रहे होते हैं। You are testing. In an experiment, we always test a relationship between two variables. हम एक्सपेरिमेंट में यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप निकाल रहे होते हैं कि उनमें कोई रिलेशन है या नहीं, और है तो कैसा है। क्या मतलब? आप कहते हैं लाइट अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को, तो आप लाइट और फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट निकाल रहे हो। आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इफेक्ट यूज होती है नहीं होती फोटोसिंथेसिस में, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन और फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट निकाल रहे हो। आप कह रहे हो यार एंजाइम एक्टिविटी हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ज्यादा होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे, तो आप एंजाइम और कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट निकाल रहे हो। आप ये देख रहे हो कि यार लाइट जिस तरफ से आती है प्लांट उसी तरफ ग्रो करता है, फोटोट्रॉपिज्म, तो आप उसमें लाइट और फोटोसिंथेसिस और प्लांट की ग्रोथ का इफेक्ट निकाल रहे हो। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट आप प्लान कर रहे होते हैं तो बेसिकली उसमें आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप टेस्ट कर रहे होते हैं। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि उसके दरमियान कोई रिलेशन हो ही नहीं, हो सकता है कि रिलेशन पॉजिटिव हो, और हो सकता है रिलेशन नेगेटिव हो। पॉजिटिव नेगेटिव से मुराद क्या है कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़े, और दूसरी एक चीज को कम करने से दूसरी भी कम हो, ये पॉजिटिव रिलेशन है। और नेगेटिव रिलेशन क्या है कि एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी कम हो रही है, एक चीज को कम किया जाए तो दूसरी बढ़ रही है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशन। तो याद रखिए, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट आप प्लान करते हैं तो एक्चुअली यू आर टेस्टिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमेशा आप कोई भी सिनेरियो आपके सामने आएगा तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि दो वेरिएबल्स हैं जिनके दरमियान आप टेस्ट करना है। अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें आपने नाम सुना होगा अपने बाकी टीचर से भी। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वो वेरिएबल है जो आप चेंज कर रहे हैं, जो आप कंट्रोल कर रहे हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये वो होता है जो आप मेजर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, जो आप मेजर कर रहे हैं दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मसलन लाइट इंटेंसिटी फैक्टर फोटोसिंथेसिस पे कैसे इफेक्ट कर रही है। लाइट इंटेंसिटी
आप चेंज करोगे और देखोगे कि फोटोसिंथेसिस पे कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो लाइट इंटेंसिटी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और फोटोसिंथेसिस का रेट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी तरह आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कैफीन का क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन हार्ट रेट पर। तो अब कैफीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये आप कंट्रोल कर रहे होगे, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और हार्ट रेट आप मेजर कर रहे होगे कैफीन की वजह से, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आपने कहा भाई एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है सबस्ट्रेट बढ़ाने से बढ़ती है, तो अब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है, सॉरी, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बढ़ता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे होगे, आप चेंज कर रहे होगे, और एंजाइम एक्टिविटी आप मेजर कर रहे होगे कि बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो वेरिएबल आप तैयार करते हो, आप सेट करते हो, वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो फिर उसकी वजह से आप मेजर करते हो दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। आर वी गुड टू गो? क्या बात समझ में आती है? यस सर। अब आ जाओ बेटा प्लानिंग का स्टेप्स क्या होता है। बेटा जब आप प्लानिंग शुरू करते हैं कहीं पर भी, तो सबसे पहले यू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी आप प्लानिंग शुरू करेंगे यू टॉक अबाउट नंबर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसका सैंपल साइज कैसे प्रिपेयर करेंगे, और उसमें कौन से apparatus वगैरह इस्तेमाल होंगे। ये 3 बातें आपने पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बता। मसलन अगर मैं कहता हूं भाई टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करना है, तो आप क्या कहेंगे, भाई टेम्परेचर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप 4-5 अलग अलग सेटअप लगाएंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है, और उनका टेम्परेचर कंट्रोल रखने के लिए वाटर बाथ का इस्तेमाल करेंगे या थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको बताएगा कि भाई टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं। तो जो apparatus का इस्तेमाल हो रहा है वो भी जिक्र करेंगे, और सैंपल कैसे बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग तैयार करनी है, तो आप क्या कहोगे कि यार हम जो है वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फला चीज तैयार करेंगे बाय एडिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर मैं किसी एक चीज में 2 cm³ पानी डालूं, फिर 4 cm³ डालूं, 6 cm³ डालूं, तो डाइल्यूशन ज्यादा होती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती जाएगी। यस और नो? बात समझ में आ रही है भैया? हाँ, इनपुट देना पड़ेगा। यस सर। यस सर, आ रही है। बहुत सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना, बहुत सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं। तो पहले आपने क्राइटेरिया बना लेना है साइड में, ठीक है ना, कि पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर 2-3 बातें करेंगे, उसके बाद फिर आप बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सेकंड आपका जो मार्कर है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या बात होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल में आप बात करोगे कि भाई आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो लगा दिया, अब डिपेंडेंट वेरिएबल को आप मेजर कैसे करोगे, हाउ टू मेजर, और कौन से apparatus उसमें इस्तेमाल होंगे। क्या मतलब, जैसे अभी मैंने कहा था, अभी जब ऊपर पढ़ा रहा था मैंने कहा था कि भाई अगर मान लो कि मल्टीपल कॉन्सेंट्रेशन है, अभी ऊपर बताया था ना मैं कि मल्टीपल कॉन्सेंट्रेशन है, तो भाई एक्टिविटी ज्यादा कहाँ तेज होगी। तो आपने क्या बताया था कि एक्टिविटी का अंदाजा हम किससे करेंगे, स्टॉप वॉच लगा के टाइम निकालेंगे। यस और नो? तो हालांकि हमें तो एक्टिविटी देखनी है कि एक्टिविटी तेज कहाँ है, लेकिन एक्टिविटी हम कैसे मेजर कर रहे हैं, विद द रेफरेंस ऑफ टाइम। समझ में आ रही बात? तो आप जो है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस है, अब फोटोसिंथेसिस तेज हो रही है कि स्लो, कैसे पता चलेगा? तो वो 2 तरीकों से पता चलता है कि भाई ऑक्सीजन तेज प्रोड्यूस हो रही है या कार्बन डाइऑक्साइड तेज कंज्यूम हो रही है नहीं हो रही। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे क्या होता है, तो लाइट इंटेंसिटी तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब फोटोसिंथेसिस को मेजर कैसे करेंगे, फोटोसिंथेसिस को ऐसा तो नहीं कि आवाजें आती है कि हाँ तेज हो रही हूँ मैं, तो फोटोसिंथेसिस को हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते। फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर करते हैं कि आप देखते हैं यार कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन रेट बढ़ गया कि नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रखते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में खत्म हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मल्टीपल सिनेरियो मैं कराऊंगा तो और बेहतर अंदाजा हो जाएगा। ये जनरल मार्कर्स दे रहा हूँ, इस पर तुम्हारे मार्क्स पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह तुम्हें। और ये बात सिर्फ केमिस्ट्री बायोलॉजी में नहीं बेटा, ये एग्जैक्टली केमिस्ट्री फिजिक्स में भी अप्लाई होती है। तो यू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट, देन यू टॉक अबाउट द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी पहले आप कैसे सैंपल प्रिपेयर करोगे, फिर मेजर क्या करोगे, कैसे करोगे, ये बताना है। उसके बाद फिर आपने ये बताना है कि भाई इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन से वेरिएबल्स को कंट्रोल रखा जाएगा, कंट्रोल वेरिएबल्स। क्या मतलब कंट्रोल वेरिएबल्स का? अब मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस पे आप टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी कर रहे हो, तो जब टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी कर रहे हो तो बाकी फैक्टर्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे जो है ना क्लोरोफिल है, या जैसे
लाइट इंटेंसिटी है, इनको सेम रखना होगा। आप एक वक्त में अगर सारे फैक्टर चेंज कर दोगे तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि इफेक्ट किस वजह से आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? कंट्रोल वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया कि भाई आप जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान स्टडी कर रहे हो उनके अलावा जो चीजें हैं उन्हें कांस्टेंट रखना है, उन्हें मेंटेन करना है। तो आप कंट्रोल वेरिएबल का जिक्र करते हो, क्या जिक्र करते हो? एटलीस्ट 1 or 2 factors that are to be controlled। उनका जिक्र करोगे कि भाई इस एक्सपेरिमेंट के दौरान फला फला फैक्टर को हम कंट्रोल रखेंगे, यानी सेम रखेंगे दोनों के लिए। और फिर ये भी बताओगे कि हाउ टू कंट्रोल, कैसे कंट्रोल रखेंगे ये भी बताओगे। जैसे टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करते हैं? वाटर बाथ के जरिए, है जी, वाटर बाथ के जरिए। लाइट इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं लिखवाऊंगा। लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं एक फिक्स पावर का लैंप रख के एट अ फिक्स डिस्टेंस। तो मुख्तलिफ चीजों की जगह लिए मुख्तलिफ टाइप के कंट्रोल वेरिएबल्स होंगे, तो उनको कंट्रोल कैसे करना है ये बताना पड़ेगा। कंट्रोल एटलीस्ट 1 या 2 कंट्रोल वेरिएबल्स का जिक्र करेंगे और ये बताएंगे कि उनको कंट्रोल कैसे करना है। उसके बाद आ जाए चौथा मार्कर। चौथा मार्कर होता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ये मैं मोस्ट डिटेल बता रहा हूं, इस तरह तो मैं A2 को बताता हूँ। A2 बायोलॉजी में प्लानिंग आती है, वो तो बहुत लंबी 9-10 नंबर की प्लानिंग होती है। तो इसलिए जब आप ओ लेवल में ये मार्कर जहन में रखेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके पॉइंट्स मिस हो जाए। और फिर उसके अलावा 10-12 एक्सपेरिमेंट में क्लास में भी करा दूंगा, मुझे जान छूट जाएगी। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे बच्चे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी है साथ में, यानी एक तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी के लिए, और आप ये मान के चल रहे हो कि जो इफेक्ट आप स्टडी कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है। ठीक है ना? तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट आप विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल करोगे। एक एक्सपेरिमेंट आप बोलो भाई विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल करोगे। मसलन आप कहते हो यार मैं इफेक्ट स्टडी कर रहा हूं एंजाइम का ऑन दी रेट ऑफ रिएक्शन। आपने चार सेटअप लगाए, उसमें तो एंजाइम के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ले ली, लेकिन एक सेटअप ऐसा लिया जिसमें एंजाइम लिया ही नहीं, आपने पानी ले लिया सिंपल। तो खुलासा आसान सा ये है कि मेरे बच्चे आपने एक कंट्रोल, ताकि इससे ये पता चलता है कि जो इफेक्ट आ रहा है वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है। तो विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक एक्सपेरिमेंट करना है, या एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी साथ में जिक्र करना है, और एक लाइन लिखनी होगी कि परफॉर्म रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विदाउट एंजाइम, या रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय डीनेचरिंग द एंजाइम। यानी मकसद क्या है कि आप उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हटा दो, ताकि महज हमें ये पता चल जाए कि जो हम बाकी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इफेक्ट आ रहा है वो उसी वेरिएबल की वजह से आ रहा है, क्योंकि जब हम उस वेरिएबल को हटा देंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया जाएगा जो विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी आप बाय एनी मीन या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोगे ही नहीं, या उसके अंदर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट कर दोगे। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। जैसे अभी मैंने कहा कैफीन का इफेक्ट हार्ट रेट पर, तो अब इसमें कैफीन हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हार्ट रेट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब एक एक्सपेरिमेंट हम ऐसा प्लान करेंगे जिसमें कैफीन हम लेंगे ही नहीं, बंदे को कैफीन पिलाएंगे नहीं, सादा पानी पिला देंगे, ताकि पता चल जाए कि भाई जो इफेक्ट जिनमें आ रहा है वो कैफीन की वजह से आ रहा है, और जिसने कैफीन नहीं ली उसमें इफेक्ट भी नहीं आया। मेरी बात आ रही समझ में? बाउंसर जा रहा है? आ रही समझ में। लास्टली मेरे बच्चे 2 फैक्टर जो आप जिक्र करते हैं उसमें आ जाता है रिस्क फैक्टर्स। ये तो आमतौर से बस अगर कोई केमिकल इस्तेमाल हो रहा है तो समझो कि हाई रिस्क है, उसमें फिर गॉगल्स और ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल होगा, और अगर कोई केमिकल नहीं है तो फिर लो रिस्क एक्सपेरिमेंट है। रिस्क फैक्टर एंड लास्टली, वेरी लास्टली, सर ये रिस्क फैक्टर कौन सा होता है? रिस्क फैक्टर्स तो बहुत ही आसान है कि जो भी बायोलॉजी में की रिस्क फैक्टर केमिस्ट्री में ज्यादा काउंट करते हैं। बायोलॉजी में तो रिस्क फैक्टर्स यूजुअली जो कि कोई केमिकल खास तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जैसे आयोडीन सोल्यूशन इस्तेमाल हो रहा है तो आप क्या कहते हैं? एज द आयोडीन सोल्यूशन इज यूज्ड सो पर्सन मे बी एलर्जिक टू आयोडीन, तो उसके ग्लव्स प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जाए ताकि स्किन पे टच ना हो। तो बस ये रिस्क असेसमेंट हो गई। ठीक है, वेयर ग्लव्स एंड वेयर आई प्रोटेक्शन। क्योंकि केमिस्ट्री में यूजुअली हम या जैसे बेनेडिक्ट में आपने बॉईल करना है, तो अब बॉईल करना है तो वहां रिस्क हो गया ना कि एज द हाई टेम्परेचर विल बी as the experiment involves high dealing with the high temperature, so wear lab coat and wear gloves properly and hold the beaker with the help of जो है ना वो rod, not directly। तो ये रिस्क असेसमेंट हो गई कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजी में ज्यादातर एक्सपेरिमेंट में रिस्क नहीं होता, तो बस वेयर सिंपल सूटेबल आई प्रोटेक्शन और ग्लव्स, ये एक बेसिक सा जुमला होता है जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है।
सर जी बेटा, सर ये विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला दोबारा समझा नहीं कि मेरा नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसका समझ एक नहीं मिनट आया। रुक जाओ, बस ये आखिरी पॉइंट सुन लो फिर वापस आते हैं। लास्ट होता है बेटा हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। आपने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन इंप्रूव कैसे करेंगे एक्यूरेसी को? ओ लेवल्स में इंतहाई आसान पार्ट है, क्योंकि मैं 4-5 बातें लिखवाऊंगा, हर एक्सपेरिमेंट में वही लिखनी है। ठीक है, आपने भी अगर स्कूल में किया होगा तो आपको पता होगा कि जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को इंप्रूव करना होता है तो आप सबसे पहले तो क्या हो, उस एक्सपेरिमेंट को आप 4-6 दफा रिपीट कर लें, ताकि एक दफा में उतनी एक्यूरेसी नहीं आती, आप 4-6 दफा रिपीट कर लें, अलग अलग प्लांट्स के साथ रिपीट कर लें, फिर जनाब वाली मीन वैल्यूज ले लें। तो ये मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको मल्टीपल लिखवाऊंगा, वही हर जगह फिट हो जाएंगे। तो हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, तो ये 6 बातें अगर आपको पता होंगी तो इंशाल्लाह जो बच्चों को हवा बना हुआ है ना प्लानिंग का, वो आपके लिए नहीं रहेगा। अच्छा, किसी ने पूछा था चौथा पॉइंट दोबारा बता दें, तो मैंने क्या कहा था कि बेटा जब आप एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहे होते हैं तो बेसिकली यू आर स्टडीइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन स्टडी कर रहे हैं और आप ये मान रहे हैं कि जो रिलेशन आ रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है, वो उस वेरिएबल की वजह से आ रहा है, जिसका जैसे कैफीन की वजह से हार्ट रेट पे इफेक्ट आ रहा है। तो अब कैफीन ही की वजह से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? एक एक्सपेरिमेंट आप ऐसा प्लान करोगे जिसमें आप कैफीन लोगे ही नहीं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, जो विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कि आप ये प्रूव करने के लिए कि जो स्टडी आप कर रहे हो और जो इफेक्ट आप स्टडी कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही आ रहा है, उसके लिए आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी लगाओगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दोगे। जाहिर है जब एलिमिनेट कर दोगे तो जो इफेक्ट बाकी एक्सपेरिमेंट्स में आ रहा होगा वो उसमें नहीं आएगा, जिससे आपका ये पॉइंट प्रूव हो जाएगा कि जो इफेक्ट आप स्टडी कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किसने यस सर, राइट। क्लियर है? बात समझ मैंने में आ पूछा रही है? था। जी सर, क्लियर। मेरे बच्चे, ये हमने आपको एक बेसिक जो है ना रॉ इंफॉर्मेशन दे दी अबाउट दी प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये क्यों? ताकि इसको इस्तेमाल करके आप वैसे भी जो है ना वो कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर मैं ना भी बताऊं तो आप प्लान कर सकें। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा 10, 12, 14 एक्सपेरिमेंट्स तो मैं आपको क्लास में ही करवा दूंगा, ताकि आप सर इसका पीडीएफ सेंड, हाँ जी पीडीएफ सेंड कर देता हूं मैं। तो 10-12 एक्सपेरिमेंट हम क्लास में ही कर लेंगे, ताकि मजीद यानी बुक में और जो पास पेपर्स में है ना उसमें मैक्सिमम हम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। ठीक है ना, कुछ मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में भेज दूंगा, कुछ क्लास में कर लेंगे, ताकि हमारा बिल्कुल ना रॉक सॉलिड किस्म का कॉन्सेप्ट बन जाए। तो अच्छा, इसके अलावा मैं भी एक शॉर्ट सी हैंड रिटन फाइल भेजूंगा, तो वो पढ़ के रखना, ताकि जो है ना वो नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट प्लान करवा रहा हूँ तो उसमें आप अपना इनपुट डाल सकोगे। ऐसे साइलेंट बैठने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे, जैसे अभी मैंने कहा कि कंट्रोल कैसे करते हैं, या जो है ना कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हैं और वो तमाम चीजें, तो उसके बारे में मुख्तलिफ चीजें आपको जो है मैं रिटन में भी दूंगा और लिखेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बड़ा मेजर पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखो तीसरा पार्ट के बाद ना ग्राफ आएगा। एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग जब हमारी पूरी हो जाती है तो उसके बाद ग्राफ है, ग्राफ देख के बनाना होता है। तो जब क्योंकि जब हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग वाला, तो आप देखेंगे उसमें प्लानिंग भी होगी, उसमें 1-2 नंबर के सवाल भी होंगे, उसी में ग्राफ भी होगा। तो तीसरा पार्ट जो हम करेंगे वो ग्राफ का होगा और हमारा ये एटीपी का डिस्कशन फिर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए बी रेडी फॉर दैट। जिन्होंने मैग्निफिकेशन और डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, मैं आज की मोहलत दे दी उनको, प्लीज अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि जो है ना ये आपकी बेहतरी के लिए, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर ज़ाहिर पेपर 2 के बाद ही टाइम मिलेगा। दूसरी चीज ये कि आप एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फूड टेस्ट मैंने आपको करा दी है, सारी इंफॉर्मेशन फूड टेस्ट से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह दे दी। ठीक है, यस सर, ओके। ऑल्सो सर डिड आई डू द मैग्निफिकेशन एटीपी? बेटा मैंने भी सारे तफसीली चेक नहीं किए हैं, मैंने कहा था मार्किंग स्कीम में चेक कर लो, कहीं पर आंसर मसला कर रहा है तो मुझे फिर उसका पर्टिकुलरली मार्क करके दे दो, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो देखना। मार्किंग स्कीम दी है ना, मैं मार्किंग स्कीम में रीडिंग्स लिखी में सब कुछ लिखा हुआ है, उसको एक बार चेक कर लो, फिर जो मैच नहीं कर रहा ना वो फिर मुझे मार्क कर दो, ताकि मैं देखूं तो मार्क दो, तो वो चेक कर लूं कि वहां गलती क्या की आपने। ठीक है, चले इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।